ये गाय जानता है कि अपोकलिप्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिस पर वह सबसे पहला काम यही करता है कि अपनी सारी मनी खर्च करके हजारों टन फूड खरीद लेता है। बकेट्स भर फ्राइड चिकन, रोस्टेड डक, ब्रेज्ड फिश, इतना खाना कि एक स्मॉल आर्मी आराम से खा सके। जिस पर डिलीवरी गाइज उसे देखकर सोचते हैं कि यह बंदा शायद पागल हो गया है और बस अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसे ऑनेस्टली किसी की परवाह नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एक महीने बाद यही लोग उससे थोड़े से फूड के लिए भी भीख मांगते नजर आने वाले हैं। इसके बाद वह अपनी पावर्स यूज करता है और सारे फूड को अपने सब स्पेस में स्टोर करता है, जहां वह कभी स्पॉइल नहीं होता। फिर धीरे धीरे वह मोमेंट पास आता है जब दुनिया, जैसी सब जानते हैं, पूरी तरह रिप्ट अपार्ट होने लगती है। ज्यादातर पॉपुलेशन ज़ॉम्बीज में बदल जाती है या सर्वाइव करने की कोशिश में स्लॉटर हो जाती है, और सिर्फ कुछ ही लोग अजीब स्ट्रेंज पावर्स अवेकन कर पाते हैं। उस टाइम पर चेनलो ने एक रेयर स्पेस रिलेटेड एबिलिटी अनलॉक की थी, जिस पर आगे चलकर उसे वॉइड किंग का टाइटल मिलता है। ये पावर उसे स्पेस के थ्रू ट्रैवल करने देती है और लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट पर स्ट्राइक करने की एबिलिटी देती है। इसके साथ ही उसे उसका खुद का सब स्पेस भी मिलता है, लेकिन एंड में ये सब मैटर नहीं करता। चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों न बन जाए, वह किसी को सेव नहीं कर पाता। फिर धीरे धीरे वन बाय वन सारे सर्वाइवर्स वैनिश होते चले जाते हैं। कोई ईटन हो जाता है, कोई म्यूटेट हो जाता है और कोई मैडनेस में चला जाता है। आगे चलकर मॉन्स्टर्स इवॉल्व होकर और भी हॉरिफाइंग क्रीचर्स बन जाते हैं, और इवेंचुअली एक भी ह्यूमन बाकी नहीं रहता। वह रूइंस में अकेले भटकता रहता है, एजेस जैसे फील होने वाले टाइम तक, जिस पर इवन सर्वाइवल भी पॉइंटलेस लगने लगता है, और फिर वह गिव अप करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक कुछ स्ट्रेंज होता है, वह टाइम में पीछे खींच लिया जाता है, बिल्कुल उस मोमेंट पर जब अभी भी सब कुछ चेंज करने का चांस बचा हुआ होता है। डिजास्टर शुरू होने से एक महीना पहले उसकी सारी पावर्स गॉन होती है, पूरी तरह वाइप्ड क्लीन, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ होता। जिस सब स्पेस को उसने कभी क्रिएट किया था, बेसिकली एक पर्सनल स्टोरेज डायमेंशन जो टाइम को स्टॉप कर सकता है, वह अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि अब क्या करना है। स्टेप 1, फूड गैदर करना और टन्स में करना, वाटर, मेडिसिन, टूल्स, हर एसेंशियल चीज, लेकिन मोस्टली फूड, क्योंकि जब सोसाइटी कोलैप्स करती है तब फुल स्टमक सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, और टाइमलेस सब स्पेस की वजह से ये सब स्पॉइल भी नहीं होता। उसे ये सब हेवन से मिला गिफ्ट जैसा फील होता है, एक सेकंड चांस जिसे वह किसी भी हाल में वेस्ट नहीं करने वाला। जैसे ही वह ट्रक से बाहर कदम रखता है, उसका फोन बज करता है। उसके अंकल उसे इमीडिएटली ऑफिस बुला रहे होते हैं। एमसी इस मोमेंट का वेट कर रहा था। वह ऑफिस पहुंचता है और अपने अंकल को गुस्से में फ्यूमिंग करता हुआ देखता है। वह आदमी साफ तौर पर अपसेट होता है, क्योंकि हमारे बॉय ने अपनी कंपनी शेयर्स उम्मीद से काफी कम प्राइस पर बेच दिए थे, और वह भी बिना बताए। वह फेक केयर दिखाते हुए पूछता है कि क्या हीरो किसी प्रेशर में है या किसी ट्रबल में, लेकिन एमसी फूल नहीं होता। अपनी प्रीवियस लाइफ में वह इस आदमी को डिसेंट और फैमिली मानता था, यहाँ तक कि लुकअप भी करता था। लेकिन यह इल्यूजन तब टूट गया था जब उसे अपने कजन से पता चला कि यही अंकल उस कार क्रैश के पीछे था जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे। धीरे धीरे इस अंकल ने पूरी कंपनी अपने कंट्रोल में ले ली थी, और हर टाइम स्माइल करते हुए, जबकि हमारा बॉय उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता रहा था। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया होता है कि ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। वो अपने अंकल से कहता है कि उसने शेयर्स इसलिए बेचे क्योंकि उसे लगता है कि मीट प्राइसेस बहुत जल्द स्काई रॉकेट करने वाले हैं। कियोस आते ही फूड गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। वह उसे अश्योर करता है कि अगर सही तरीके से खेला जाए तो जो स्टैश वह बना रहा है उसकी वैल्यू 10 गुना, शायद 100 गुना तक बढ़ सकती है, जिस पर उसका अंकल इसे पूरी नॉनसेंस मानता है। फिर भी वह ऑफर करता है कि वह मीट को थोड़े हायर रेट पर वापस खरीद लेगा। एमसी बस श्रग करता है और कहता है कि अब टू लेट हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और सब कुछ ऑलरेडी सोल्ड ऑफ है। तभी उसका फोन फिर से बजता है। वह बाहर जाकर कॉल पिक करता है और पीछे अंकल चुपचाप उसे लेसन सिखाने की प्लानिंग करता रहता है। यह कॉल किसी ऐसी चीज के बारे में होती है जिसे एमसी काफी टाइम से सर्च कर रहा था, एक स्क्रफी लुकिंग डॉग, एग्जैक्टली एक चाइनीज मट। कॉलर फोटो भेजकर कंफर्म करता है कि क्या यही वही डॉग है। अपनी लास्ट लाइफ में जब दुनिया फॉल अपार्ट हो चुकी थी, लोग सर्वाइवर्स को उनकी पावर्स के हिसाब से रैंक करने लगे थे। स्पेस कैटेगरी में हमारा हीरो नंबर 1 था, फायर कैटेगरी में टॉप रैंक स्पिरिट फ्लेम मेडन के पास था, जिसे ब्लड रोज कहा जाता था, और इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी में लाइटनिंग वॉलॉक, जो कि सरप्राइजिंगली एक डॉग निकलता है। वह मॉट किसी तरह इलेक्ट्रिक पावर्स गेन कर लेता है और बेहद डेंजरस बन जाता है। लेकिन उस वर्ल्ड में जहां फूड मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, ज्यादातर लोग उसे वॉकिंग मीट समझते थे। कई लोगों ने उसे हंट करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट सभी को ब्रूटल प्राइस चुकानी पड़ी। इकलौता इंसान जिसने उसे मारकर खाया था वह एमसी खुद था, लेकिन इस बार वह वही मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाला। वह फोटो को देखता है और डॉग को तुरंत पहचान लेता है, और इस बार मील की तरह ट्रीट करने के बजाय वह उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट करने का प्लान बनाता है। उसे बेस्ट फूड देना, केयर करना और उसकी लॉयल्टी अर्न करना। यह सोचकर वह फोन पॉकेट में रखता है और अपने फ्यूचर डिजास्टर कंपेनियन से मिलने निकल पड़ता है। हमारा बॉय अपने अंकल को गुड बाय कहता है। अंकल अगले मीटिंग का इंतजार करता है, लेकिन डीप डाउन हीरो बेहतर जानता है अगली बार मिलने का कोई चांस नहीं होने वाला। वह पहले ही देख चुका है कि आगे क्या आने वाला है, और ये आदमी और इसका बेटा दोनों अपकमिंग डिजास्टर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वह एक डिंजी से रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जो डॉग मीट सर्व करने के लिए इनफेमस है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसकी नजर एक मिजरेबल हालत वाले डॉग पर पड़ती है जो केज में बंद होता है। उसकी कंडीशन पैथेटिक से भी वर्स होती है। डॉग को देखते ही एमसी के दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि इस क्रीचर को जरा भी आइडिया नहीं है कि नियर फ्यूचर में जब सब कुछ फॉल अपार्ट होगा तब यही दुनिया पर डोमिनेट करने वाला है। हमारा बॉय डॉग से प्रॉमिस करता है कि वह उसे सेव करेगा। फिर वह रेस्टोरेंट ओनर की तरफ मुड़ता है और उस पर अपने डॉग को चुराने का एक्यूजेशन लगा देता है। ओनर पहले से जानता होता है कि यह डॉग बस एक स्ट्रे है और हीरो जानबूझकर ट्रबल क्रिएट कर रहा है। वह इंसिस्ट करता है कि उसने डॉग प्रॉपर चैनल से खरीदा है और उसकी स्क्रैपी अपीयरेंस देखकर लगता है कि यह किसी का पेट नहीं हो सकता। लेकिन एमसी पीछे नहीं हटता। वह पुलिस कॉल करने और पूरे प्लेस की इन्वेस्टिगेशन कराने की धमकी देता है। उसे एक बात का पूरा यकीन होता है कि ऐसे स्पॉट्स पर कंप्लीटली ऑनेस्ट बिजनेस नाम की कोई चीज नहीं होती। वह बस रिएक्शन देखने के लिए चैलेंज फेंक रहा होता है। ओनर पैनिक कर जाता है और डेस्परेशन में फोन छीनने की कोशिश करता है, जिस पर हमारा बॉय उसे थोड़ा रफ अप करता है, बस इनफ कि मैसेज क्लियर हो जाए। बीटन और डेस्परेट होकर ओनर आखिर में फॉरगिवनेस मांगता है और बिना एक पैसा लिए डॉग सौंपने की ऑफर देता है। हीरो अग्री कर जाता है और बात को यहीं छोड़ देता है। फनी बात यह होती है कि वह एक्चुअली डॉग के लिए
डिसेंट अमाउंट पे करने को रेडी था, लेकिन फ्री में मिल जाना भी बुरा नहीं लगता। बाहर निकलते हुए एमसी डॉग से कहता है कि अब वे होम जा रहे हैं। तभी वह नोटिस करता है कि डॉग उसकी बात समझ पा रहा है और वह कोई नॉर्मल मट नहीं है। ये वही लाइटनिंग वॉरलॉक होता है, उसकी पास्ट लाइफ वाला, जो अब उसके साइड में कंपेनियन बनकर खड़ा होता है। डॉग सच में उसकी बातें समझता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। दोनों कार में बैठते हैं और हीरो उसका नाम वॉरलॉक रखने का डिसाइड करता है। ड्राइव करते हुए एमसी पहले से प्लान कर रहा होता है कि आने वाले दिनों में वो वॉरलॉक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाएगा, और उसका फर्स्ट स्टेप होता है टॉयज की शॉपिंग। दिन के थोड़ी देर बाद बाहर घूमते हुए हमारा बॉय किसी को देखता है, सूडो। पास्ट लाइफ में डाउ ने अपनी इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ से हीरो को प्रोटेक्ट किया था, खासकर तब जब उसने अभी वॉइड ट्रैवल मास्टर नहीं किया था। एंड में डाउच ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी ताकि हीरो एस्केप कर सके, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला है। एमसी ने अपने अंदर साइलेंटली प्रॉमिस किया होता है कि वह इंश्योर करेगा कि डियर डाउ सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेगा, बल्कि इस बार अपनी लाइफ एंजॉय भी करेगा। हीरो डाउ को इन्वाइट करता है कि काम खत्म होने के बाद हैंग आउट करें, थोड़ा स्टीम ब्लो ऑफ करें और रिलैक्स कर सके, लेकिन डू उसे पोलाइटली मना कर देता है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसे सिखाती आई है कि मेन को उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो उनके लिए अच्छी नहीं होती, और जब कोई बिना वजह जरूरत से ज्यादा नाइस बिहेव करता है तो उसके पीछे कुछ स्नीकी चल रहा होता है। यह सुनकर एमसी को ऐसा फील होता है कि यह कमेंट कहीं ना कहीं उसी के लिए था, भले ही डीलू का ऐसा मतलब ना हो, फिर भी वह इसे दिल पर नहीं लेता। इस लाइफ टाइम में वे वैसे भी ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन हमारे बॉय को पहले से याद रहता है कि डिजास्टर के टाइम पर दाजू अपनी शिफ्ट पर ही काम कर रहा था, और इस बार जब सब कुछ फिर से डाउन जाएगा तो हीरो को पूरा यकीन होता है कि वे दोनों इवेंचुअली रियल फ्रेंड्स बनेंगे। इसके बाद एमसी वॉरलॉक के साथ घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे प्रॉपर्ली घर दिखाने से पहले वह सोचता है कि पहले डॉग को क्लीन करना बेहतर रहेगा। उसे और खुद को बात देते हुए उसका दिमाग भटकने लगता है। वह सोचता है कि अपनी लास्ट लाइफ में वह इतना टाइम छिप कर रहा था कि प्रैक्टिकली आखिरी ह्यूमन बन गया था। वह वैसी लाइफ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। उसे वेगली याद आता है कि जब दुनिया क्रम्बल होना शुरू हुई थी तब कुछ बेहद पावरफुल लोग सामने आए थे, लेकिन वह ठीक से याद नहीं कर पाता कि वे कौन थे। जिस पर वह एक नया प्लान बनाता है, अपनी खुद की बेस बनाना, स्क्रैच से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट करना और स्ट्रॉन्ग लोगों का एक ग्रुप अपने अंडर लाना, ठीक वैसे ही जैसे उसने वॉरलॉक को अपने साथ लाया है। अब उसे पता होता है कि उसकी स्पेस बेस्ड पावर्स क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए सूटेड नहीं है, लेकिन अगर वह खुद को सही लोगों से सराउंड कर ले तो यह वीकनेस मैटर नहीं करेगी। फिर भी यह सब सेटअप करने के लिए टन्स ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। उसे फ्लावर, सॉल्ट, फ्रेश प्रोड्यूस से लेकर सीड्स, मेडिसिन और इक्विपमेंट तक सब कुछ चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी, टूल्स, जनरेटर्स और खास तौर पर वाटर। डिजास्टर के बाद ज्यादातर नेचुरल वाटर सोर्सेज कंटामिनेट हो जाते हैं, जिन्हें बचाना इंपॉसिबल हो जाता है। लोग उन्हें क्लीन करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते, जिस पर रेन वाटर ही अकेला सेफ ऑप्शन बचता है। तभी उसके दिमाग में एक और बात क्लिक करती है कि उसे हाई वोल्टेज स्टोन बैटन्स का पूरा बैच प्रिपेयर करना होगा। जैसे ही वह इसका जिक्र करता है, वॉरलॉक एकदम फ्रीज हो जाता है, जिस पर हीरो उसे रीअश्योर करता है कि यह उसके लिए नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज के लिए है। उसे जो पता है उसके हिसाब से ज़ॉम्बीज किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज से डरते हैं। प्रॉब्लम बस यही होती है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए नहीं रहती। उसकी प्रीवियस लाइफ में डिजास्टर के बाद ये काफी जल्दी डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन शुरुआती क्योटिक दिनों में इलेक्ट्रिक बैटन्स सुपर इफेक्टिव साबित हुए थे। वह प्लान करता है कि इन्हें टफ मेटल आर्मर के साथ पेयर करेगा, जिससे उसके लोग प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। वह हर डिटेल को सोच समझकर जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स प्लेस करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं होता। ये सब सेटल होने के बाद वह फाइनली बैठकर खाना खाता है और ये भी इंश्योर करता है कि वॉरलॉक को भी प्रॉपर मील मिले। तभी जब वह थोड़ा रिलैक्स करना शुरू करता है, डोर पर नॉक होती है। बाहर मयू खड़ी होती है, वही कुकिंग इंस्ट्रक्टर जिसे उसने हायर किया था। उसी मोमेंट उसे याद आता है कि वह पूरी तरह भूल चुका था कि आफ्टरनून में उसकी कुकिंग लेसन शेड्यूल थी। हमारे बॉय ने कुकिंग क्लासेस के लिए उसे अच्छा खासा पैसा ऑफर किया था। शुरुआत में मायू को उस पर डाउट्स थे, लेकिन अब उसे देखकर वह थोड़ी लेस वरीड लगती है। वह उसे किचन में घुमाता है और सारे टूल्स और इंग्रेडिएंट्स दिखाता है जो उसने मांगे थे। वह सिर्फ फन के लिए कुक करना नहीं सीख रहा, बल्कि यह उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लान का हिस्सा होता है। आज की लेसन रिब्स की होती है और मायू पूरी तरह रेडी रहती है शुरू करने के लिए। एक स्मॉल डिटेल जो उसने अभी तक मेंशन नहीं किया होता वह यह है कि वह एक्चुअली पूरी फी 1 महीने बाद पे करने वाला है। हीरो किचन में होता है और मायू की वॉचफुल आइज के नीचे रिब्स को पीसेस में काटता है और उन्हें कोल्ड वाटर में डाल देता है। लेकिन जो भी कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है वह उसी मोमेंट क्रम्बल हो जाता है जब मायू इतनी फास्ट इंस्ट्रक्शंस देने लगती है कि वो कीप अप ही नहीं कर पाता। वह उसे और ऑयल डालने को कहती है, और जब वह ऑलमोस्ट सॉल्ट को शुगर समझ लेता है तो उसे एक शार्प लुक देती है। ये किचन में उसकी पहली गलती नहीं होती, लेकिन कम से कम इस बार एंड रिजल्ट पूरी तरह बर्न नहीं होता। फिर भी हमारा बॉय जानता है कि उसका डॉग भी इस मेज के पास नहीं जाने वाला। मयू नाइस बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एनकरेजमेंट उसकी प्राइड के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए ये प्रोग्रेस होता है, उसके लिए ये बस एक डिजास्टर होता है जिसमें थोड़ी कम स्मोक होती है। वह मेंटली शेफ को अपनी लिस्ट से स्क्रैच कर देता है और वहीं डिसाइड करता है कि पर्सनल कुक हायर करना शायद उसकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसी बीच मायू जाने की तैयारी करती है। वह उसे जाते हुए देखता है और उसके थॉट्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं। वह खुद से पूछे बिना नहीं रह पाता कि इतनी स्किल्ड कुक उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज में क्यों नहीं थी, लेकिन फिर वह सोचता है कि पास्ट वैसे भी मर्की है और वह ज्यादा डीप डिग नहीं करना चाहता। वह सब कुछ मयू की फेट पर छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। तब से उसके दिमाग में एक और थॉट स्ट्राइक करता है, दो लोग जिनके बारे में उसने काफी टाइम से नहीं सोचा था। सिस्टर्स मेलिंग और मे, ये दोनों नॉर्मल गर्ल्स नहीं थी। मेलिंग जो बड़ी सिस्टर थी, फायर पावर्ड फोर्स ऑफ नेचर थी, जिसे हर जगह ब्लड रोज या स्पिरिट फ्लेम मेडन के नाम से जाना जाता था। उसकी यंगर सिस्टर मे फाइट में उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटीज बिल्कुल अलग लेवल पर थी। अब एमसी दोनों को अपनी टीम में चाहता है, जिस पर वह अपने लोगों को जॉब पर लगा देता है। उनका टास्क होता है सिस्टर्स के बारे में हर पॉसिबल जानकारी निकालना, लेकिन सबसे जरूरी उन्हें किस तरह का फूड पसंद है। उसका प्लान सिंपल और स्नीकी होता है, उन्हें उनके स्टोमक के थ्रू जीतना। फ्यूचर में अगर फूड सप्लाईज कम हो जाती है तो वह वही गाय बनना चाहता है जिसके पास उनके फेवरेट डिशेस हो। जैसे जैसे क्लॉक टिक करती है और डेज रोल बाय होते हैं, डिजास्टर डे का काउंटडाउन और बड़ा फील होने लगता है। 5 डेज लेफ्ट होने पर टीम रिपोर्ट करती है। मेलिंग को स्पाइसी और फ्लेवर पैक्ड डिशेस पसंद होती है और उसे ग्रेप्स काफी पसंद है, जबकि मे को फिश पसंद होती है और वह ब्रेज्ड मीट ट्रॉटर्स को एब्सोल्युटली लव करती है।
उसका गो टू फ्रूट वाटरमेलन होता है। यह सुनकर हमारा बॉय तुरंत ब्रेज्ड डिशेस को अपनी मस्ट स्टॉकपाइल लिस्ट में ऐड कर लेता है। डे 4 पर वह अपने आर्मर को टेस्ट करता है। वह हेवी होता है, बहुत ज्यादा हेवी, लेकिन प्रोटेक्शन सॉलिड देता है। उसे इसे पहनकर रियश्योरेंस फील होता है और वह सोचता है कि जस्ट इन केस डू के लिए भी एक सेकंड सेट भेजने का तरीका निकालेगा। डे 3 आते ही उसे इलेक्ट्रिक बटन मिल जाता है। जिस आदमी ने इसे बनाया होता है वह उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देता है, क्योंकि ये चीज मजाक नहीं होती। लेकिन हीरो पहले से ज़ॉम्बीज को फ्राई करने का प्लान बना चुका होता है। सब कुछ साइडवेज होने से 2 दिन पहले वह एक ट्रक खरीदता है। कुछ फ्लैशी नहीं, बस डिपेंडेबल और ड्यूरेबल। डिजास्टर से एक रात पहले स्लीप उसे मिलने से मना कर देती है। वह बेड पर करवटें बदलता रहता है, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स के साथ लड़ते हुए। एक तरफ अगर डिजास्टर सच में होता है तो वह टन्स ऑफ रिसोर्सेज लूज कर देगा, लेकिन वह उन फ्यू लोगों में होगा जो प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरी तरफ अगर यह फॉल्स अलार्म निकला तो उसने फूड स्टॉक पाइल करने में पहाड़ जितना पैसा वेस्ट कर दिया होगा, लेकिन उसके पास इतना पैसा होता है कि वह कुछ बैड कॉल सर्वाइव कर सके। और डीप डाउन वह पहले ही एक्सेप्ट कर चुका होता है कि ग्रेटर गुड के लिए उसे सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। आखिरकार फाइनल डे आ जाता है। क्लॉक पर सिर्फ 1 आवर बचा होता है। सब कुछ साइडवेज होने से पहले वह फोन उठाता है और अपने अंकल को डायल करता है। वह कूल बनकर बात करता है और हिंट देता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत जल्द स्काई रॉकेट करने वाली है और कोलैटरल के तौर पर प्रीमियम मीट ऑफर करता है। वह प्रॉमिस करता है कि वह इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेगा और यहाँ तक सजेस्ट करता है कि वे फेस टू फेस मिलें और इस बारे में और बात करें। वह ये भी सजेस्ट करता है कि कजिन फे को भी बुला लिया जाए ताकि ये एक छोटा सा फैमिली गैदरिंग बन जाए। लेकिन जैसे ही कॉल एंड होती है उसका पूरा वाइब शिफ्ट हो जाता है। उसके पास निभाने के लिए एक प्रॉमिस होता है जिसके मुताबिक न उसका अंकल और न ही कजिन उस दिन के बाद बचने वाले होते हैं। एमसी गाड़ी रोकता है और वॉलॉक से कहता है कि वह कार में ही रुका रहे। थोड़ी आगे उसे डीयू ड्यूटी पर नजर आता है। भले ही उसे पता होता है कि डाजू अपनी पास्ट लाइफ में उसके बिना भी ठीक तरह से मैनेज कर लेता था, फिर भी उसका ब्रदरली लव उसे चेक करने से रुक नहीं पाता। वह डाजू से कहता है कि उसे एक अजीब सा अनईजी फील हो रहा है, जैसे बहुत जल्द कुछ बड़ा और शायद डेंजरस होने वाला है, जिस पर वह उसे एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की हेड्स अप देता है। इसके बाद डीआईयू से प्रॉमिस लेने के बाद वह वहां से निकल जाता है। उधर मीनवाइल उसके अंकल के घर पर वह बूढ़ा आदमी फे के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। वह इस बात का जिक्र करता है कि हमारा हीरो कितना गट्सी है जो क्रिप्टो करेंसी में कूद पड़ा है, लेकिन वह इससे इंप्रेस्ड ही नहीं होता और इसे वर्थलेस मानता है। उसे लगता है कि ये रियल मनी नहीं है। फे दूसरी तरफ ये समझ ही नहीं पाता कि उसके डैड ऐसी फ्री मनी जैसी लगने वाली चीज को क्यों ठुकरा रहे हैं, लेकिन उसका फादर इतना ट्रस्टिंग नहीं होता। उसे पूरा यकीन होता है कि यह एक ट्रैप है, खासकर क्योंकि वह जानता है कि हमारा बॉय शायद समझ चुका है कि पास्ट में उसके साथ ट्रिक हुआ था। इसलिए उसे लगता है कि एमसी अब गेम पलटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फे का नजरिया अलग होता है। उसे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदना गैम्बलिंग जैसा है, रिस्की और अनप्रिडिक्टेबल। वह सस्पेक्ट करता है कि हीरो शायद पैसे के लिए डेस्परेट है और उसके पास रीच आउट करने के लिए ज्यादा लोग नहीं है, इसी वजह से वह उनके पास आया है। तभी हमारा बॉय दरवाजे पर पहुंचता है। उसका अंकल उसे वार्मली ग्रीट करता है, एक ऐसी स्माइल के साथ जो आंखों तक पहुंचती ही नहीं। क्लॉक सुबह के ठीक 9 बजे पार कर चुकी होती है। वे पोलाइट स्मॉल टॉक और फॉर्मल बातें करते हैं, जिसके बाद एमसी को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा जाता है। वह खाना शुरू करता है जबकि एटमॉस्फेयर अजीब तरह से टेंस बना रहता है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें मेड के रूम से एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है। फे के डैड उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि जाकर चेक करे, जिस पर हीरो भी उसके पीछे पीछे उठ जाता है। फे डोर खोलता है और वहीं फ्रीज हो जाता है। अंदर एक वुमन होती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और किसी के ऊपर बैठी होती है। फाय पैनिक में जमीन पर गिर जाता है। वह ज़ॉम्बी उस पर चार्ज करती है, लेकिन वह टूटे हुए डोर से समहाउ उसे ब्लॉक कर लेता है। उसी मोमेंट एमसी एक्टिंग करता है जैसे वो बहुत कंसर्न्ड हो और बस देखना चाहता हो कि हो क्या रहा है, लेकिन हेल्प करने के बजाय वह डोर को हटा देता है, जिससे ज़ॉम्बी को आगे बढ़ने का क्लियर रास्ता मिल जाता है। फिर अचानक वह इलेक्ट्रिक बैटन से फे को स्टन कर देता है और फे वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन एमसी उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता। उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा इलेक्ट्रोक्यूशन काफी नहीं होता। वह चाहता है कि फे होश में रहे, डरा हुआ हो और अपनी आंखों से देखे कि ज़ॉम्बी उसे कैसे चीर रही है। तब उसका अंकल दौड़ता हुआ अंदर आता है, सब कुछ देखता है और तुरंत हीरो पर चार्ज करता है, लेकिन हमारा बॉय उसे भी बैटन से हिट कर देता है। मीनवाइल फे होश में आ जाता है और अपने अनकॉन्शियस फादर को आवाज देता है और हीरो से उसकी लाइफ स्पेयर करने की भीख मांगता है। लेकिन एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फे को साफ दिखाता है कि उसका फादर फ्लोर पर पड़ा होता है। उसी बीच ज़ॉम्बी वुमन फे पर झपटती है और उसके शरीर में अपने दांत गड़ा देती है। एमसी अकेले ये ग्रूसम ड्रामा देखने के मूड में नहीं होता, इसलिए वह इलेक्ट्रिक बैटन से अपने बेहोश अंकल को भी झटका देकर जगा देता है। जैसे ही अंकल होश में आता है और फे को जिंदा खाते हुए देखता है, वह पूरी तरह पैनिक कर जाता है। वह हीरो से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता है और यह भी कन्फेस करता है कि कंपनी के शेयर उसी ने हड़पे थे और फे का इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन एमसी कन्विंस्ड नहीं होता। वह पूछता है कि उसके अंकल और कौन से डर्टी सीक्रेट्स छुपा रहा है। यह सवाल अंकल को अंदर तक हिला देता है। उसका चेहरा टेंस हो जाता है, जैसे उसे डर लग रहा हो कि हीरो सब कुछ जानता है। इससे पहले कि वह अपने थॉट्स में ज्यादा डूबे, हमारा बॉय उसे रियलिटी में खींच लाता है और आंसर्स मांगता है। साथ ही फे की तरफ इशारा करता है, जिसकी हालत साफ बता रही होती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन सच बताने के बजाय वह आदमी अचानक टोन बदलता है और थ्रेट्स देने लगता है। वह एमसी को वार्न करता है कि अगर उसने फे को बचा लिया तो वह हीरो के एक्शंस रिपोर्ट नहीं करेगा, वरना चीजें अगली हो जाएंगी। बस यहीं पर हीरो का सब्र टूट जाता है। वह अपने अंकल के चेहरे पर एक जोरदार स्लैप मारता है और उसे उसके पेरेंट्स के मर्डर के लिए कन्फ्रंट करता है, इवन तब जब उसके फादर ने उसे अच्छे से कंपनी में शामिल किया था। मीनवाइल ज़ॉम्बी वुमन लगातार फे को नोचती रहती है और अंकल अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर चिल्लाता है कि वह एमसी के फादर का बायोलॉजिकल ब्रदर था। वह रैंट करता है कि उसे कंपनी में सिर्फ छोटा सा हिस्सा मिला और उसी नाइंसाफी ने उसके भाई को मारना जस्टिफाई कर दिया। वह यह भी धमकी देता है कि इतनी मॉडर्न सर्वेलेंस और टेक्नोलॉजी के होते हुए हीरो इस सब को कवर अप नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा बॉय जरा भी फ्लिंच नहीं करता। वह अपने अंकल को याद दिलाता है कि जो शेयर्स उसे मिले थे उनकी वैल्यू उस टाइम बिलियंस में थी, कुछ ऐसा जो कोई नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए वह भी इनफ नहीं था, क्योंकि उसकी ग्रीड ने उसका जजमेंट पूरी तरह क्लाउड कर दिया था। कहने को कुछ बचता नहीं तो हीरो उसे ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है और आखिरी बार उसकी कभी न खत्म होने वाली हंगर के लिए उसे कॉल आउट करता है। जैसे ही ज़ॉम्बी अगला टारगेट पकड़ती है, हीरो पीछे खड़ा होकर सोचता है कि उसके फादर को शुरू से ही इस आदमी को कंपनी में जगह नहीं देनी चाहिए थी
और अब एक बेटे के तौर पर यही इकलौता जस्टिस है जो वह दे सकता है। लेकिन जॉम्बी वुमन यही नहीं रुकती, वह अब हीरो की तरफ ध्यान देती है, जिस पर वह बटन से उसे इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका देता है। वह थैंकफुली स्टन हो जाती है, क्योंकि भले ही zombies इमोशन खो देते हैं, पेन अब भी फील कर पाते हैं। हीरो जानता है कि उन्हें फिनिश कैसे करना है, आंखों के बीच एक क्विक स्ट्राइक से। यह कोई फैंसी मूव नहीं होता, लेकिन बेहद इफेक्टिव होता है। वही स्पॉट उनकी वीक पॉइंट होती है, जहां आईब्रोज के बीच डीप अंदर एक स्पेशल क्रिस्टल छुपा होता है। शुरुआत में जब चीजें वाइल्ड होनी शुरू हुई थी, जो क्रिस्टल्स मिलते थे वे डल होते थे, खास कुछ नहीं। लेकिन जब डिजास्टर पूरी तरह क्रेजी हो गया, तब अवेकनर्स और zombies दोनों के सिर के अंदर वियर्ड और सुपर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स ग्रो होने लगे। ये क्रिस्टल सिर्फ डेकोरेशन के लिए शाइनी स्टोन्स नहीं होते, बल्कि इनके अंदर एनर्जी होती है जो पावर्ड लोगों को जल्दी रिकवर करने और फास्ट ग्रो करने में हेल्प करती है। इसी वजह से ये बेहद वैल्यूएबल और यूजफुल बन जाते हैं। इसलिए हीरो इस लाइफ में जितने हो सके उतने क्रिस्टल्स कलेक्ट करने को अपना मिशन बना लेता है। ये क्रिस्टल्स भी एक जैसे नहीं होते, उनका कलर और साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि मरने से पहले क्रीचर कितना स्ट्रॉन्ग था। रेड क्रिस्टल्स फायर बेस्ड एबिलिटीज वालों से मिलते हैं, ग्रीन क्रिस्टल्स विंड टाइप पावर्स वालों से, और क्लियर या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स स्पेस रिलेटेड एबिलिटीज से जुड़े होते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल एम्स को सबसे ज्यादा याद रहता है वह डार्क पर्पल कलर का होता है, लगभग एक अंडे के साइज का, जिसे उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में वॉरलॉक के सिर से निकाला था। अब जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, उसे पास ही एक जंबी नजर आता है। वह सेंट्रिक शॉक से उसे ब्लास्ट करता है और उसके अंदर से क्रिस्टल निकाल लेता है। कार में बैठा वॉरलॉक यह सब देख रहा होता है और अपने मास्टर की रूथलेसनेस और कोल्ड बिहेवियर देखकर स्टंड रह जाता है। एमसी उसका रिएक्शन देखता है और उसकी तरफ मुड़कर समझाता है कि इस वक्त बाहर घूमना सेफ नहीं है। वह वॉरलॉक से कहता है कि उसके साथ अंदर चले और जोड़ता है कि जैसे ही उनकी अवेकनिंग कंप्लीट होगी वे यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही वे वापस घर के अंदर कदम रखते हैं, अंदर का सीन बिल्कुल कंफर्टिंग नहीं होता। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडीज पड़ी होती है, साथ ही हीरो के अंकले और कजिन की भी। वॉरलॉक इस नजारे से अनईजी फील करता है और टेंस हो जाता है, लेकिन हीरो उसे काम करता है और अश्योर करता है कि वह धीरे धीरे इसकी आदत डाल लेगा। फिर वह सोफा की तरफ जाता है, उस पर बैठता है और एक एप्पल खाते हुए थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक वॉरलॉक के बॉडी से एक स्ट्रेंज ग्लोइंग लाइट निकलने लगती है। हीरो बीच में ही बाइट रोक देता है, उसे घूर कर देखता है और सोचता है कि क्या यह अवेकनिंग की शुरुआत है। वह कोई चांस नहीं लेता और तुरंत सोफा के पीछे कवर के लिए घुस जाता है और कंप्लेन करता है कि इतने सारे लोगों में से सबसे पहले उसी को इस डॉग से इलेक्ट्रोक्यूट होना पड़ा। इस वर्ल्ड में किसी की पावर्स की स्ट्रेंथ दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जितनी जल्दी कोई अवेकन करता है, उसकी फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग होती है, और जितनी तेजी से उसकी एबिलिटीज इवॉल्व करती है, उतना ही पावरफुल वह टाइम के साथ बनता जाता है। और अभी एमसी जो देख रहा होता है, उससे साफ लगता है कि वॉरलॉक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पावर्स में डेफिनेटली टॉप टियर बनने वाला है। उसे बस यही उम्मीद रहती है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ डॉग की इंटेलिजेंस भी ग्रो करे, क्योंकि सिर्फ पावर्स काफी नहीं होती। वो ये सब होते हुए देखता है और खुद को रोक नहीं पाता ये फील करने से कि यहाँ तो एक डॉग भी ज्यादातर ह्यूमन से बेहतर कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसे इस अनफेयरनेस से थोड़ा इरिटेशन होने लगता है, उसके बॉडी में एक शार्प पेन दौड़ जाती है। वह तिलमिला जाता है और रियलाइज करता है कि वह भी ज्यादा पीछे नहीं है। एमसी ने अभी अपनी एक एबिलिटी यूज की होती है, लेकिन ऑनेस्टली उसे ये पूरा वेस्ट सा लगता है। सिर्फ एक स्पेस स्फीयर थ्रो करने में ही उसकी लगभग क्वार्टर एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और वर्स्ट पार्ट ये होता है कि उसका इफेक्ट भी बेयरली कुछ होता है। वह बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि साफ है कि इस तरह ज़ॉम्बीज से फाइट करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिस पर वह डिसाइड करता है कि पहले पावर अप करना ज्यादा बेहतर है। उसके लिए क्रिस्टल्स ही आगे बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका लगते हैं। लेवल अप के बारे में सोचते हुए उसका दिमाग वापस मेमोरीज में चला जाता है कि केओस के बाद यह सिस्टम कैसे काम करता है। पावर्स अवेकन करने वाले लोगों को ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक रैंक किया जाता है, लेकिन जब कोई टॉप पर पहुंच जाता है तो उसके आगे एक और लेवल होता है, जिसे किंग टियर कहा जाता है। उसकी पास्ट लाइफ में वॉरलॉक और स्पिरिट फ्लेम मेडन दोनों इस टियर तक पहुंचे थे। हमारा बॉय भी वहां तक पहुंचा था, लेकिन वॉरलॉक का क्रिस्टल अब्सॉर्ब करने के बाद किंग टियर के आगे क्या होता है यह उसे ठीक से पता नहीं, और न ही उसे ज्यादा फर्क पड़ता है। उस टाइम पर उसके साथ खाना शेयर करने वाला कोई नहीं था, मजाक करने वाला कोई नहीं था, और पास बैठने वाला भी कोई नहीं था। लाइफ पूरी तरह हॉलो बन चुकी थी और ऑनेस्टली उसे मरना ज्यादा आसान ऑप्शन लगने लगा था। करीब पूरे 5 मिनट बाद वह उन थॉट्स से बाहर निकलता है और डिसाइड करता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। उसका नेक्स्ट मूव क्लियर होता है, इनफ क्रिस्टल्स गैदर करना ताकि वह ग्रेड 2 तक पहुंच सके। वही उसे जरूरी एज देने वाला है। वह वॉरलॉक की तरफ मुड़ता है और उसे वाइल्ड इलेक्ट्रिक ब्लास्ट छोड़ना बंद करने को कहता है। इसके बजाय वह उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि सारी एनर्जी थ्रोट चैनल करे, फोकस के साथ बिल्ड करे और फिर सीधे टारगेट पर रिलीज करे। वॉरलॉक कमांड सुनता है और उसे फॉलो करता है, जिस पर हीरो अप्रूवल में उसकी साइड पर हल्का सा पाट देता है। नेक्स्ट लिस्ट में आता है कूलिंग चेंबर। वह सोचता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने से पहले वहां स्टोर्ड सारा फूड कलेक्ट कर लेना बेस्ट रहेगा। थोड़ी ही देर में वे सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। कार पार्क करने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। हमारा बॉय वॉरलॉक को इशारा करके बताता है कि अंदर प्लेंटी सप्लाईज होनी चाहिए, खासकर क्योंकि यह जगह टाउन के हाई एंड एरिया में होती है। फिर वो वॉरलॉक को ज़ॉम्बीज पर अटैक करने की परमिशन देता है, लेकिन वार्न करता है कि सीधे मेस में चार्ज नहीं करना है। प्लान यह होता है कि स्पीड और एजिलिटी यूज करके उन्हें बाहर ल्योर किया जाए, हेड ऑन फाइट नहीं करनी है। दोनों साथ मिलकर एक्शन में आते हैं और साइड बाय साइड ज़ॉम्बीज को 1 बाय 1 टेक डाउन करते हैं। जब वॉरलॉक का अटैक मिस हो जाता है तो हीरो उसे वरी न करने को कहता है और उन्हें डिस्ट्रैक्टेड रखने को बोलता है, क्योंकि उसके पास खुद के लिए और भी काम होते हैं। बाकी सब वॉरलॉक के भरोसे छोड़कर वह बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और मन ही मन होप करता है कि वेल्थी नेबरहुड में पहुंचने के बाद उसे कुछ हाई क्वालिटी गुड्स मिल जाए। ज़ॉम्बीज अब उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाते। वह रूइंड सुपरमार्केट में कैजुअली मूव करता है, बीच बीच में कुछ ज़ॉम्बीज को फ्राई करता है और जो भी यूजफुल लगता है उसे उठा लेता है। कुछ स्नैक्स, फ्रूट्स और कोर क्रिस्टल्स, वह सब कुछ सब स्पेस में ऐसे टॉस करता है जैसे कैजुअल ग्रोसरी रन पर निकला हो गिम्स, और फिर बाहर निकल आता है। उसे वॉरलॉक नजर आता है जो ज़ॉम्बीज के एक छोटे ग्रुप से स्क्रैम्बल करके बच रहा होता है।
पुअर डॉग ऐसा लग रहा होता है जैसे कॉन्फिडेंस क्राइसिस से गुजर रहा हो, क्योंकि वह खुद को अपने मास्टर की फ्लैशी और एफर्टलेस ज़ॉम्बी ज़ैपिंग स्किल्स के सामने यूजलेस फील कर रहा होता है। एमसी ये नोटिस करता है और डिफरेंस दिखाने के लिए एक और ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रोक्यूट करता है, फिर वॉरलॉक को रिएश्योर करता है कि वह एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है। वह उससे कहता है कि वह ऑलरेडी काफी हेल्पफुल है और थोड़ा और टाइम मिलने पर वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग बन जाएगा। ये वर्ड्स मैजिक की तरह काम करते हैं। वॉरलॉक पर्कअप हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब घर वापस चलना चाहिए। ड्राइव करते हुए रोड पर एक दूसरी कार वाला आदमी उन्हें हाथ दिखाकर रोकता है। वह हीरो से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है और वह पुलिस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। हमारा बॉय उसे सीधे बता देता है कि बाहर फुल ब्लोन डिजास्टर चल रहा है। वह आदमी टीम अप करने की इंसिस्ट करता है, लेकिन एमसी उसे मना कर देता है। वह हार्टलेस नहीं बन रहा होता, बस उसके पास एक प्लान होता है। अगर वह किसी को साथ लाने वाला है तो वह बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। उसके पास सप्लाईज अच्छी खासी होती है, लेकिन एंडलेस नहीं होती, इसलिए वह कॉशियस रहना चाहता है। वेयरहाउस जाते हुए रास्ते में उसे ज़ॉम्बीज का एक थिक स्वॉर्म रोड ब्लॉक करता हुआ मिल जाता है। वह वॉरलॉक से कहता है कि अपने लेग स्ट्रेच करे, लेकिन अलर्ट रहे और खुद को प्रोटेक्ट करे। ज़ॉम्बीज उसकी तरफ रश करते हैं, लेकिन हीरो उनसे तेज होता है। वह इलेक्ट्रिक शॉक्स की वेव के बाद वेव भेजता है और उन्हें वन बाय वन गिराता जाता है। कुछ पीछे से स्निक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह घूमकर उन्हें भी झेप कर देता है। एक बोल्ड ज़ॉम्बी उसके आर्मर को बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे झटक कर फेंक देता है। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, तभी फाइट के बीच में उसका बटन जवाब दे देता है। एमसी इलेक्ट्रिक बटन एक ज़ॉम्बी को थमा देता है और एक नया बटन निकालकर फिर से एक्शन में कूद जाता है, लेफ्ट राइट सबको ज़ाप करता हुआ। इस सब के दौरान वह गिरते हुए कोर क्रिस्टल्स भी कलेक्ट करता रहता है। शॉक थेरेपी खत्म करने के बाद वह अपने मैसिव आर्मर्ड ट्रक की तरफ बढ़ता है और वॉरलॉक उसके पीछे पीछे चलता है। हमारा बॉय प्राइड से चमक रहा होता है और बताने लगता है कि यह बीस्ट जैसा ट्रक उसके इलेक्ट्रिक बैटन्स और हाईटेक आर्मर को भी चीप प्रॉप्स जैसा दिखाता है। यह ट्रक स्पेशली कस्टम बिल्ट और फाइन ट्यून्ड किया गया होता है ऐसे केओस के लिए। वह ड्राइवर सीट पर बैठता है और वॉरलॉक भी बगल में कूद जाता है और फिर वह ट्रक को सीधे वेयरहाउस के दरवाजों से टकराते हुए अंदर घुसा देता है। ज़ॉम्बीज के एक ग्रुप को आसानी से कुचलते हुए उसे रियलाइज होता है कि हर ज़ॉम्बी को स्टिक से जैप करने से ये ऑप्शन कहीं बेहतर है। ये फास्टर है, क्लीनर है और ऑनेस्टली थोड़ा फन भी है। मीनवाइल वॉरलॉक चुपचाप ऐसा लग रहा होता है जैसे वह अपनी लाइफ के हर डिसीजन पर सवाल कर रहा हो जो उसे इस मोमेंट तक ले आया। सेकंड फ्लोर पर कुछ सर्वाइवर्स एज से झांकते हैं, पूरी तरह स्टंट। वह ट्रक किसी भी तरह से उनके गैराज में खड़ी किसी चीज जैसा नहीं होता, वह पूरा का पूरा टैंक लगता है। उनमें से दो लोग फुसफुसाने लगते हैं कि क्या उन्हें हीरो से साथ चलने के लिए पूछना चाहिए, लेकिन एक आदमी इससे एग्री नहीं करता। उसे एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं होता कि कोई रैंडम स्ट्रेंजर उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें वह जानता तक नहीं। उसे लगता है कि हीरो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसे वेयरहाउस में वैल्यूएबल सप्लाईज की खबर मिली होगी और जैसे ही वह जो लेने आया है वह ले लेगा, वह गायब हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेंजर पर होप रखने के बजाय वह एम्बुश करने और हीरो से सब कुछ छीन लेने का आइडिया देता है, उस ग्लोरियस ट्रक समेत। और जैसे ही हीरो बाहर कदम रखता है, ग्रुप क्वाइटली उसे लूट करने का डिसीजन ले लेता है। लेकिन एमसी अभी भी वही कर रहा होता है जो वह सबसे अच्छा करता है, और वह है और ज्यादा ज़ॉम्बीज को क्लियर करना और बाकी बचे कोर क्रिस्टल्स इकट्ठा करना। तभी ग्रुप में से एक वुमन उसके पास आती है और उसे सिंसियरली थैंक्स करती है कि उसने उनकी जान बचाई। हमारा बॉय थोड़ा कॉशियस रहता है। उसके दिमाग में यह थॉट आता है कि कहीं ये लोग उससे ज्वाइन करने के लिए तो नहीं पूछने वाले। वह गिनकर कंफर्म करता है कि अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, वही वुमन और 2 मैन। जैसे ही वह सोचता है कि शायद ये लोग एक्चुअली डिसेंट होंगे, वैसे ही दोनों आदमी अचानक उसके पीछे मूव करने लगते हैं और धीरे धीरे डिस्टेंस कम करने लगते हैं। हीरो को समझ नहीं आता कि ग्रेटिट्यूड से एग्रेशन में इतना क्विक फ्लिप कैसे हो गया। 1 मिनट पहले तक वे थैंक्स कह रहे थे और अब ऐसे लग रहा होता है जैसे उस पर जंप करने वाले हैं, और ऑनेस्टली अब उसका सब्र जवाब दे देता है। ऐसे टाइम में वह अच्छी तरह जानता है कि डिजास्टर लोगों के अंदर का सबसे वर्स्ट बाहर खींच लाता है। उसी मोमेंट वॉरलॉक पागलों की तरह बार्किंग करने लगता है क्योंकि उसे कुछ रॉन्ग महसूस हो जाता है। एमसी इस मोमेंट को वेस्ट नहीं करता। परफेक्ट टाइमिंग के साथ वह घूमता है और पहले स्ट्राइक करता है और अपनी इलेक्ट्रिफाइड बैटन सीधा उन दोनों पर स्लैम कर देता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें उसकी पावर्स के बारे में पता चले या नहीं। आखिर 1.5 लोग किसी को कुछ बताने वाले नहीं होते। अब आखिरी में सिर्फ गर्ल बचती है और वह डेस्परेटली हीरो से अपनी लाइफ स्पेयर करने की भीख मांगती है, लेकिन एमसी कुछ भी फील नहीं करता। सिंपैथी का एक भी फ्लिकर नहीं होता। उसे बस एक शेमलेस इंसान नजर आता है। जैसे ही वह पलटकर भागती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, हीरो खुद उसका पीछा करने की जरूरत नहीं समझता। वह वॉरलॉक को सिग्नल देता है और यह काम उसी पर छोड़ देता है। डॉग तेजी से उसके पीछे दौड़ता है और उसे लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा देता है। वहीं उसका एंड हो जाता है जब हमारा बॉय पास आकर उसे फिनिश कर देता है। ये सब डील करने के बाद वह वेयरहाउस की तरफ ध्यान देता है। अंदर एक ह्यूज स्टॉक पाइल होता है और रिजल्ट से वह पूरी तरह सेटिस्फाइड रहता है। वह जो भी मिल सकता है और परफेक्ट अपना सब लोड करने लगता है। टर्न्स का फूड एक के बाद एक अपने स्टोरेज स्पेस में टॉस करता जाता है। इस बार यह एक बड़ा हॉल होता है और वह खुश हो जाता है। काम खत्म होने के बाद वह ट्रक में बैठता है और थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए घर लौटने का प्लान बनाता है। वह सोचता है कि बाद में सुपरमार्केट वापस आकर एक और राउंड लगाया जा सकता है। ड्राइव करते हुए उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए डाजो के बारे में सोचने लगता है कि वहां सब ठीक चल रहा होगा या नहीं। ज्यादा टाइम नहीं बीतता कि अचानक एक आदमी सामने आकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। हीरो तुरंत नोटिस करता है कि वह आदमी अपने कोट के नीचे कुछ छुपा रहा होता है। एक्सपीरियंस से शार्पन हुए उसके इंस्टिंक्ट्स उसे कॉशियस रहने को कहते हैं। अगर वह आदमी रास्ते से नहीं हटता तो वह बिना सेकंड थॉट उसे कुचलने के लिए रेडी हो जाता है। इग्नोर होने पर वह आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और थ्रेट्स चिल्लाने लगता है, लेकिन एमसी पूरी तरह अनफेज्ड रहता है। उसके हिसाब से अगर वह आदमी नॉर्मल इंसान होता तो शायद बस चिल्लाकर या हाथ के इशारे करके रुक जाता, लेकिन दुनिया बदल चुकी है और अब कई अवेकनर्स क्रिमिनल ग्रुप से जुड़े होते हैं। ऐसे किसी से पंगा लेना खुद की जान खतरे में डालने जैसा होता है। बात सिंपल रखने के लिए वह वॉरलॉक से कह देता है कि उस आदमी ने डॉग मीट को लेकर कुछ ऑफेंसिव कहा है। वॉरलॉक इंसानी बातें पूरी तरह नहीं समझता और उसे भी ये अनलाइकली लगता है कि आदमी ने सच में ऐसा कहा होगा। फिर भी मास्टर के वर्ड्स उसे ट्रिगर करने के लिए काफी होते हैं। जैसे ही वह स्ट्रेंजर मेटल रॉड निकालकर फाइट के लिए रेडी होता है, वॉरलॉक ट्रक से कूद जाता है। आदमी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे डॉग देखकर सरप्राइज लगता है, लेकिन वह जल्दी संभल कर अटैक करने की कोशिश करता है। वॉरलॉक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा गया था या क्या नहीं।
मास्टर ने ऑर्डर दिया है और वही उसके लिए सब कुछ होता है। वह आदमी पर इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार जोल छोड़ता है और वहीं उसे फ्राई करना शुरू कर देता है। हीरो बीच में आकर उसे याद दिलाता है कि ऐसे टाइम में हेजिटेशन जानलेवा हो सकती है। वह वॉलॉक से कहता है कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे इस हार्श न्यू वर्ल्ड के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। वॉलॉक बात समझ जाता है और आदमी की गर्दन बाइट करके जॉब फिनिश कर देता है और ये देखकर एमसी काफी प्लीज महसूस करता है। हमारा बॉय वॉलॉक को अप्रूवल में नोट देता है, उसे बताता है कि उसने अच्छा काम किया है और फिर उसे वापस ट्रक में बुला लेता है। आखिरकार वे घर की तरफ बढ़ते हैं, या कम से कम कोशिश तो वही होती है। रास्ते में हीरो मेंशन करता है कि इस एरिया की रोड्स उनके ट्रक के लिए काफी नैरो है, इसलिए वह वॉलॉक से कहता है कि पहले नीचे उतरकर ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करे, जबकि वह लॉन्ग राउट लेकर दूसरी साइड से पार्किंग का प्लान बनाता है। वॉलॉक बाहर कूदता है और जोर जोर से बार्किंग करने लगता है, जिससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ खिंच जाते हैं। मीनवाइल एमसी लंबा रास्ता लेकर सेफली ट्रक पार्क करता है। उसे पूरा पता होता है कि जैसे ही वॉलॉक नजरों से ओझल होगा, ज़ॉम्बीज वापस आकर उसके व्हीकल को घेर लेंगे। उसके हिसाब से यह फ्री ज़ॉम्बी सिक्योरिटी जैसा है, क्योंकि उन चीजों के रहते कोई भी पास आकर ट्रक को डैमेज या स्टील करने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे बढ़ते हुए उसे थोड़ा रिलीफ महसूस होता है कि पास्ट में लौटने से अभी तक ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। डीओयू अभी भी ह्यूमन होता है और फिलहाल सब कुछ स्टेडी लगता है। ज़ॉम्बी से बचते हुए उसके दिमाग में ओल्ड मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। उसे याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में डाओ इस नेबरहुड के अंदर और गहराई में भाग गया था। वह अस्यूम करता है कि डायू ने आसपास की किसी विला में घुसकर खुद को छुपाया होगा, लेकिन उसे एग्जैक्ट याद नहीं रहता कि कौन सी, बस जनरल एरिया ही याद रहता है। कोई बेहतर प्लान ना होने की वजह से वह ओल्ड फैशन तरीका अपनाता है और दाजू का नाम जोर से चिल्लाने लगता है। वॉलॉक पीछे मुड़कर हीरो को ऐसे देखता है जैसे वह पूरी तरह पागल हो गया हो, क्योंकि ऐसे चिल्लाना तो ज़ॉम्बीज़र्स को ओपन इनविटेशन देने जैसा होता है। उधर ज्यादा दूर नहीं, दानू सच में वह आवाज सुन लेता है और ऑलमोस्ट तुरंत पहचान भी लेता है। वह एक वुमन के साथ होता है जो उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि जो भी चिल्ला रहा है या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या वह खुद मरना चाहता है। डीआईयू को भी यह अजीब लगता है, लेकिन वह जानता है कि एमसी बिना वजह इतना रिस्की काम नहीं करता। उसकी क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ जाती है और वह चेक करने का डिसाइड करता है। वुमन उसे अकेले जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वह भी साथ चल पड़ती है। दोनों चुपचाप पास आते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पैनिक करने के बजाय हीरो पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक से उन्हें एक एक करके ऐसे वाइप आउट करता है जैसे कोई बड़ी बात ही न हो। यह साइट डाउ और उस वुमन दोनों को थोड़ा रिलैक्स कर देता है। आखिरकार डू उसे आवाज देता है। दाजू को सेफ और अलाइव देखकर हीरो के अंदर रिलीफ की एक बड़ी वेव दौड़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस वुमन पर पड़ती है, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है। वह चेंजिंग होती है और बस उसी पल उसका मूड डार्क हो जाता है। प्रीवियस लाइफ में वह सिर्फ ट्रबल ही रही थी। वह मैनिपुलेटिव थी, स्नीकी थी और पूरी तरह सेल्फ सेंटर्ड थी। उसे टैप वाटर से इतनी नफरत थी कि वह डू से पहले उसे टेस्ट करवाती थी। जब वह उस टाइम उनके साथ जुड़ी थी, तब वह इनोसेंट बनने का नाटक करती थी और हीरो और दानू दोनों के करीब आने की कोशिश करती थी। वह रेशनिंग के दौरान फूड छुपा लेती थी, हेल्पलेस बनने का ड्रामा करती थी और दाजू के सामने हमेशा शो डालती थी और उसे पूरी तरह पपेट की तरह प्ले करती थी। एमसी पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि अगर इस बार भी वह वही स्टंट्स करने लगी तो वो उसे यूज करेगा ताकि दानू सीख सके कि लोग असल में कितने अनप्रेडिक्टेबल और ट्विस्टेड हो सकते हैं। फिर वह दानू कहता है कि उसके साथ चले, क्योंकि वह चाहता है कि वे साथ रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। यह सुनते ही जिंग अचानक चार्म ऑन कर देती है और हीरो से मीठी बातें करने लगती हैं। वह मजाक भी करती है कि उनके सरनेम सेम हैं और वे सेंचुरीज पहले बिछड़े हुए रिलेटिव्स हैं, लेकिन हमारा हीरो जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाता। वह उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और आगे बढ़ने पर फोकस रखता है, इससे पहले कि और ज़ॉम्बीज उनके पास आ जाएं। जिंग को इरिटेशन होने लगती है कि उसका चार्म काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वह स्माइल बनाए रखती है। अंदर ही अंदर वह ऑलरेडी स्कीम बना रही होती है कि अगर वह किसी तरह एमसी को जीत ले तो वह दोनों के साथ सेफली रह सकती है जब तक गवर्नमेंट हेल्प भेजे। कम से कम उसका प्लान तो यही होता है। इसके बाद एमसी उन्हें अपनी विला ले जाता है। जिंग इधर उधर नजर डालती है और मानने पर मजबूर हो जाती है कि यह मैंशन उस गंदे से प्लेस से काफी बड़ा अपग्रेड है जहां वह पहले फंसी हुई थी। उसका दिमाग हमेशा की तरह ओवर टाइम काम करने लगता है कि अगर वह हीरो को जीत ले तो हेल्प आने तक यहाँ आराम से सर्वाइव कर सकती है। जैसे ही वह अपने थॉट्स में कोजी होने लगती है, तभी उसके और डाओ के पेट से जोर की आवाज आती है। हमारा बॉय यह सुन लेता है और सब कुछ होने के बावजूद कुछ पकाने का डिसाइड करता है, लेकिन रियल बात यह है कि वह जिंग के लिए लाइफ आसान करने वाला नहीं होता। पास में उसकी वजह से वह और दाजू काफी सफर कर चुके होते हैं और उसने कुछ भी नहीं भुलाया होता। वह वॉइड स्टोरेज से ब्रेड का एक पीस निकालता है और कैजुअली वॉलॉक का रियर उसी से पहुंच देता है, जिससे पुअर डॉग पैनिक मोड में चला जाता है। फिर वह कुछ ब्रेड के पीसेस डू को दे देता है। डू थोड़ा वरी होकर पूछता है कि क्या एमसी के पास खुद के लिए इनफ बचा है। हीरो बस श्रग करता है और डीआईयू को अश्योर करता है कि बाद में सुपरमार्केट जाकर और सप्लाई स्टॉक कर लेंगे। वह जिंग को भी ब्रेड की एक स्लाइस ओवली पोलाइट जेस्चर के साथ देता है, जैसे वह उस पर कोई एहसान कर रहा हो। जिंग जबरदस्ती स्माइल करती है और उसे थैंक्स कहती है, लेकिन अंदर से वह एक सिंगल स्लाइस ब्रेड मिलने पर उबल रही होती है। फिर भी वह खुद को कंट्रोल करती है और उसे खा लेती है, खुद को यह याद दिलाते हुए कि दाजू को ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वही स्कैवेंजिंग पर जाने वाला है। चबाते हुए उसे टेस्ट अजीब लगता है। वॉलॉक उसे शॉक और जजमेंट के मिक्स से देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि यह लड़की पूरी तरह अनहिंज्ड है जो उसके बट वाइप्ड ब्रेड को इतने मजे से खा रही है। मीनवाइल हमारा बॉय इस पूरे सीन से थोड़ा अम्यूज्ड फील करता है, लेकिन उसे बिगर पिक्चर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। वह जानता है कि जिंग को आसपास रखना रिस्की है और उसे जल्दी डील करना बेहतर है। वह डीआईयू से कहता है कि स्ट्रीट्स ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है और प्रॉपर फूड बचा नहीं है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सुपरमार्केट जाना चाहिए। डायू तुरंत अग्री करता है और एक प्लान सजेस्ट करता है कि एमसी इलेक्ट्रिक बैटन के साथ आगे चलेगा और वह पीछे से उसकी कवर करेगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बैटन फुल चार्ज में मैक्स 4 ज़ॉम्बीज को ही ज़ैप कर पाता है। हीरोज बताता है कि वह एरिया पहले ही चेक कर चुका है और ज़ॉम्बीज की काउंट उम्मीद से कहीं ज्यादा है, इसलिए वह दूसरा आइडिया देता है कि जिंग छोटी और तेज है, वह ज़ॉम्बीज को ल्यूर कर सकती है, जबकि वह और डो फूड लेने दौड़ेंगे और बाद में मैंशन पर रीग्रुप कर लेंगे। जिंग वहीं फ्रीज हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपना बेस्ट हेल्पलेस एक्ट शुरू कर देती है, यह कहते हुए कि वह बहुत वीक और स्लो है और ऐसे भाग नहीं सकती। जिस पर हीरो फिर से प्लान चेंज करता है और अग्री कर लेता है कि अगर जिंग बस ड्यू के साथ जाकर फूड कलेक्ट कर ले तो वह डिस्ट्रैक्शन खुद हैंडल कर लेगा।
लेगा। लेकिन जिंग एक और एक्सक्यूज निकालती है कि उसने सिर्फ एक छोटी सी ब्रेड स्लाइस खाई है और उसके पास चलने की भी स्टैमिना नहीं है, दौड़ना तो दूर की बात है। इस पॉइंट पर एमसी का सब्र टूट जाता है। वह उसे सीधे कॉल आउट करता है कि वह आराम से बैठ नहीं सकती जब वह और डियोची डाओ खुद को डेंजर में डाल रहे हैं। जिंग अंदर ही अंदर जल रही होती है कि हीरो उसे पिटी नहीं कर रहा और एक वुमन की मदद नहीं कर रहा। वह डो की तरफ मुड़ती है, उम्मीद करती है कि वह उसका साइड लेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोले हीरो जोर से खांसता है और उसे बीच में ही रोक देता है। वह कहता है कि उसका थ्रोट बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि उसने पूरे दिन पानी नहीं पिया है। फिर एग्जैजरेटेड गिल्ट दिखाते हुए कहता है कि क्लीन वाटर स्टोर न करना उसकी गलती है और उसे पता नहीं कि टैप वाटर सेफ है या नहीं। बहुत कन्वीनियंटली वह जिंग से उसे चेक करने को कहता है और अश्योर करता है कि अगर वह यह छोटा सा फेवर कर दे तो उसे फूड रन पर साथ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिंग बेवकूफ नहीं होती, वह साफ समझ जाती है कि वह उसे वाटर टेस्ट करने के लिए यूज कर रहा है। उसने खुद भी पानी नहीं छुआ होता क्योंकि उसे कंटामिनेशन का डर रहता है। थैंकफुली उसके बैग में क्लीन वाटर की एक छोटी बॉटल छुपी होती है जिसे वह ट्रेजर की तरह गार्ड कर रही होती है। वह बहुत थर्स्टी होती है लेकिन दाजू हमेशा पास रहता है, इसलिए वह एक एस्सेप लेने की भी हिम्मत नहीं करती। उसका किसी के साथ शेयर करने का भी कोई प्लान नहीं होता। इसके बजाय वह एमसी पर स्नैप करती है कि वह घर पर रह सकती है, लॉन्ड्री कर सकती है और जगह का ध्यान रख सकती है। वह आर्ग्यू करती है कि वह जानबूझकर उसके लिए चीजें हार्ड बना रहा है। ऊपर से वह यह भी सजेस्ट कर देती है कि वाटर टेस्ट करने के लिए वॉरलॉक को यूज किया जाए उसकी जगह। वॉरलॉक अब उसके नॉनसेंस से पूरी तरह तंग आ चुका होता है। वह उसे ऐसे घूरता है जैसे वह दुनिया का आखिरी इंसान हो जिससे वह कभी हेल्प करेगा। इस पॉइंट पर वह पानी के बारे में सोच भी नहीं रहा होता। वह बस उसके मुंह को बंद कराने के लिए उसके अंदर दांत गाड़ने के बारे में सोच रहा होता है। वॉरलॉक उस पर झपटता है और जिंग बेयरली टाइम पर अपना बैग ऊपर कर पाती है अटैक ब्लॉक करने के लिए। फिर भी वॉरलॉक बैग को फाड़ देता है और उसके अंदर का सारा सामान जमीन पर बिखर जाता है। हीरो की नजर स्नैक्स के पाइल पर जाती है, फिर जिंग पर, जो ऑलमोस्ट बाइट होने से ज्यादा अपने गिरे स्टैश को देखकर डिस्ट्रेस्ड लगती है। हीरो को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका किसी के साथ शेयर करने का कोई इरादा नहीं था और वह शायद बस उसी पल का इंतजार कर रही थी जब वे उसे अकेला छोड़ दें ताकि वह आराम से खा सके। इसलिए वह ऐसे इंसान पर सिंपैथी वेस्ट करने वाला नहीं होता। वह जूस की एक बोतल उठाता है, उसमें स्ट्रॉ डालता है और ऐसे पीने लगता है जैसे वह उसी का हो। वह दाजू को भी ऑफर करता है। दाजू चुपचाप गुस्से में भरा होता है। वह सिर्फ स्नैक्स की वजह से अपसेट नहीं होता। उसी सुबह उसने लिटरली अपनी जान रिस्क में डालकर उसे बचाया था और अब वही लड़की फूड छुपाकर बैठी थी और उसके पूछने पर प्रिटेंड कर रही थी कि उसके पास कुछ नहीं है। वह चिप्स का पैकेट खोलता है और खाते हुए मन ही मन डिसाइड करता है कि अगर वह शेयर नहीं करती तो वह भी नहीं करेगा। जिंग डेस्परेट होकर अपने स्नैक्स वापस छीनने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो की टांग बीच में आने से वह लड़खड़ा जाती है और जोर से जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कंप्लेन करने लगती है कि सब मिलकर एक गरीब हेल्पलेस लड़की पर चढ़ रहे हैं। एमसी उसे बस फ्लैट नजरों से देखता है। उसके दिमाग में वह सोचता है कि यह स्पीच उसे ज़ॉम्बीज को देनी चाहिए क्योंकि उन्हें और देने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने लड़की है या लड़का, उसे भी नहीं पड़ता। लेकिन डीप डाउन वह जानता है कि यह छोटा सा ड्रामा डो को उसकी असली सच्चाई दिखाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उसके पास एक बेहतर प्लान होता है, उसके ट्रू कलर्स रिवील करने का। वह काम और रीजनेबल बनने का एक्ट करता है और जिंग से कहता है कि वह रोए नहीं। वह समझाता है कि उन्हें फोकस रखना है और एनर्जी बचानी है ताकि और फूड ढूंढ सकें। वह यह भी ऑफर करता है कि बाद में उसके लिए कुछ ले आएगा क्योंकि उसका स्टैश तो वे खत्म कर चुके हैं। वह यह भी कहता है कि अब उसे उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है। जिंग समझ जाती है कि उसके पास आर्ग्यू करने की कोई पोजीशन नहीं बची है, इसलिए वह बात छोड़ देती है। वह एक्टिंग का एक नया राउंड शुरू करती है और कहती है कि वह बस डर गई थी क्योंकि पहले स्टार्विंग के दौरान उसने बहुत कुछ झेला था। फिर अपॉलॉजी आती है, मीठी, ड्रामेटिक और इतनी फेक कि हीरो की आंखें घूम जाती हैं। हीरो एक सेकंड के लिए भी फूल्ड नहीं होता और उसे पूरी तरह सी थ्रू कर लेता है। फिर वह डाओ से कहता है कि वे जल्द ही सुपरमार्केट जाएंगे, उसे बस पहले कुछ चीजें प्रेप करनी होती है और वह जिंग को डाओ के साथ अकेला छोड़ देता है। इसके बाद वह क्वाइटली वॉलॉक से कहता है कि कुछ ज़ॉम्बीज को घर की तरफ लूर करे। वॉलॉक को पूरी तरह समझ नहीं आता कि एमसी उन्हें सीधे फ्रंट डोर तक क्यों बुलाना चाहता है, लेकिन हमारा बॉय उसे रीअश्योर करता है कि सब जल्दी समझ आ जाएगा और बस प्लान फॉलो करने को कहता है। फिर हीरो अपना सीक्रेट वेपन निकालता है जो असल में गार्लिक निकलता है। वह फ्रेश गार्लिक सॉस बनाता है और वापस ड्यू और जिंग के पास चला जाता है। गार्लिक की तेज और ओवरवेलमिंग स्मेल तुरंत दोनों को हिट करती है। इसके बाद वह एक स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे उसने बाहर किसी को देखा था जो ओल्ड स्कूल ज़ॉम्बी मूवीज जैसा कुछ ट्राई कर रहा था, गले में गार्लिक पहनकर, और अपैरेंटली वह सच में काम कर गया था। ऑब्वियसली ये पूरी नॉनसेंस होती है। असल में गार्लिक की स्मेल ज़ॉम्बीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन हीरो को पूरा भरोसा होता है कि जिंग इस पर फंस जाएगी। वह स्टोरी में एक ट्विस्ट और जोड़ देता है कि गार्लिक सिर्फ 2 लोगों के लिए इनफ है। तब बाहर से आवाजें आने लगती हैं, ज़ॉम्बीज की ग्रोनिंग, घसीटते हुए फुटस्टेप्स। एम से जिंग की तरफ देखता है और जैसा उसने सोचा था वह पूरी तरह पेल पड़ चुकी होती है। उसके दिमाग में वह स्मर्क करता है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उनके साथ फाइट करे या उस सो कॉल्ड लाइफ सेविंग गार्लिक के लिए भीख मांगे। किसी भी तरह उसे जिंग का मास्क उतरते देखने का इंतजार रहता है। स्टील गेट पर बैंगिंग और तेज होती जाती है। जिंग सच में पैनिक करने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे ज़ॉम्बीज किसी भी सेकंड गेट तोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमारा बॉय एक बोल उठाता है जिसमें गार्लिक सॉस भरा होता है और उसे अपने ऊपर डाल लेता है। फिर वह डाओ की तरफ मुड़ता है और उसे दूसरे बोल से वही करने को कहता है, लेकिन डाओ वहीं खड़ा रहता है, फ्रोजन, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ। उसे जिंग पसंद नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वह यह भी डिनाई नहीं कर पाता कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जो सच में डेथ डिजर्व करता हो। अगर वह सॉस अपने ऊपर डालता है तो इसका मतलब जिंग नहीं बचेगी। मीनवाइल जिंग एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करती। वह अच्छे से जानती होती है कि सॉस वाला बोल उसकी लाइफलाइन है। बिना किसी की परमिशन का वेट किए वह झट से बोल पकड़ती है और सारा सॉस अपने ऊपर डाल लेती है। उसी पल डाओ को रियलाइज होता है कि वह कितनी कोल्ड और सेल्फिश है। वह तो एक्चुअली उसे सॉस देने ही वाला था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे खुद ही ले लिया। तभी हीरो डाओ से कहता है कि ऐसे मोमेंट्स में वह सबके साथ काइंड अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट किए जाने के लायक ही नहीं होते। जिंग, जो अब पूरी तरह गार्लिक सॉस में भीगी होती है, फाइनली समझ जाती है कि यह सब एक सेटअप था। वह एमसी पर चिल्लाती है और उसे लाइंग और ट्रिक करने का अक्यूज करती है, लेकिन हीरो उसे साफ बता देता है कि उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, किसी ने उसे सॉस डालने के लिए फोर्स नहीं किया। और सबसे वर्स्ट बात यह है, वह उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज गार्लिक की स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं और उसने बेसिकली खुद की डेथ उन्हें सौंप दी है। यह सुनकर जिंग का चेहरा शॉक से सफेद पड़ जाता है। वह आर्ग्यू करने की कोशिश करती
कहती है कि वह बस सर्वाइव करना चाहती थी, लेकिन एमसी उसकी कोई भी एक्सक्यूज नहीं मानता। वह उसे सीधे बताता है कि उसने डीएआईयू का फायदा उठाया जो उसके लिए भाई जैसा है, और ऐसे इंसान को सैक्रिफाइस करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वह डाजू को आर्मर का एक और पीस देता है और लेटर उसे अपनी न्यूली अवेकेंड डायमेंशनल पावर्स के बारे में बताने का प्लान करता है। जिंग को लेकर उसे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वह जानता है कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली। फिर वह डाजू से कहता है कि किसी सेफ रूम में जाकर छुप जाए क्योंकि उसका आसपास रहना उसे स्लो करेगा और दोनों की जान खतरे में डाल देगा। जिंग डेस्परेट हो जाती है और एमसी से सब कुछ भूल जाने की भीख मांगती है। वह प्रॉमिस करती है कि अगर वह उसे जिंदा छोड़ दे तो बाद में वह उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है, लेकिन हीरो साफ शब्दों में कह देता है कि उसे उससे सिर्फ उसका हेड चाहिए और वह तभी फ्री होगी जब वह मर चुकी होगी। जिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अक्यूज करती है कि हीरो शुरू से ही उसके खिलाफ था, जबकि उसने अभी तक उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बीज अचानक आ जाते हैं, जिंग को पकड़ लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह चीख भी नहीं पाती और वे उस पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद एमसी इलेक्ट्रिक बैटन से ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। डीआईयू बाहर आता है और जिंग को जमीन पर पड़ा देखता है। वह वरीड और कंसर्न्ड दिखता है, लेकिन हीरो उसे झकझोर कर रियलिटी में लाता है और कहता है कि अभी उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अगर बॉडीज जल्दी क्लियर नहीं की तो वे वहां रह भी नहीं पाएंगे। करीब आधे घंटे तक डेड बॉडीज घसीटने के बाद एमसी आसपास देखता है और गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में आता है कि काश कोई मेड होती जो सारा खून और मेस साफ कर देती। उसके थॉट्स मयू की तरफ चले जाते हैं कि वह सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि कितनी नीट और टाइडी भी थी। वह सोचने लगता है कि पता नहीं वह अब कहां होगी और जिंदा भी है या नहीं। डीआईयू सजेस्ट करता है कि लोकल ग्रोसरी स्टोर चलते हैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए, लेकिन हीरो इंसिस्ट करता है कि घर पर ऑलरेडी बेटर फूड है और डाउ को ड्रिंक के लिए ऊपर चलने को कन्विंस कर लेता है। अपर फ्लोर पर पहुंचते ही डो फूड को ऐसे सामने आते देख पूरी तरह स्टंड रह जाता है जैसे मैजिक से निकला हो। टेबल पर बैठने के बाद एमसी उससे पूछता है कि क्या उसे हाल ही में अपने बॉडी में कुछ स्ट्रेंज फील हुआ है। दाजू सिर हिलाकर बताता है कि आफ्टरनून में उसे तेज हेडेक हुआ था, लेकिन अब वह अजीब तरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जाइज्ड फील कर रहा है। हीरो उसे बताता है कि ऐसा शिफ्ट अनयूजुअल नहीं है और ये अक्सर किसी बड़े डिजास्टर से ठीक पहले होता है। वह जोड़ता है कि कुछ टाइम पहले उसने खुद भी यही फील किया था। फिर वह अपनी अनयूजुअल एबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वह बताता है कि उसके पास एक मिस्टीरियस वॉइड जैसी एनर्जी को टैप करने का तरीका है। उसे लगा कि कुछ बड़ा आने वाला है, इसलिए उसने एडवांस में रिसोर्सेज गैदर करके स्टोर कर लिए। हीरो जानता है कि यह सब सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन रीबॉर्न होने जैसी चीज के सामने यह एक्सप्लेनेशन काफी टेम है। उसे पूरा भरोसा होता है कि डाजू इसे आसानी से समझ लेगा। वह यह भी कहता है कि उसे अंदर से फील हो रहा है कि वे दोनों ब्रदर्स की तरह क्लोज हो जाएंगे, और वह डाजू से कहता है कि ज्यादा ओवरथिंक न करे और बस खाना एंजॉय करे। लेकिन डाजू हेजिटेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि दो लोगों के लिए यह फूड बहुत ज्यादा है और शायद उन्हें अभी सिर्फ थोड़ा सा ही खाना चाहिए। एमसी उसे वरी न करने को कहता है क्योंकि जो भी वे खत्म नहीं कर पाएंगे वॉलॉक खा लेगा। वॉलॉक जो चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, यह सुनकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। पहले जब वह अकेला भटकता था और भूखा रहता था तब फूड मिलना प्योर लक पर डिपेंड करता था। अब भले ही उसे फ्लोर साफ करना पसंद ना हो, फिर भी वह अंदर ही अंदर हीरो के लिए थैंकफुल फील करता है। एमसी लगभग 40 करोड़ क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब कर चुका होता है और उसी के साथ वह फाइनली वॉइड स्वॉर्ड फॉर्म कर पाता है। हालांकि वह उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही मेंटेन कर सकता है। सुनने में यह कम लग सकता है, लेकिन उसकी पास्ट लाइफ से कंपेयर किया जाए जहां उसने ये रैंक 7 पर जाकर समझा था, यह एक मैसिव लीप फॉरवर्ड है। उस टाइम पर वॉइड पैसेज भी उसने रैंक 9 पर जाकर अनलॉक किया था, लेकिन इस बार उसे हाई होप्स है। अगर प्रोग्रेस इसी पेस से चलता रहा तो उसे लगता है कि रैंक 4 तक पहुंचते पहुंचते वह वॉइड पैसेज अनलॉक कर लेगा। और एलिमेंट ब्लेड की बात करें तो जिसे वह किंग रैंक्ड वॉरियर बनने के बाद ही समझ पाया था, अब उसे धीरे धीरे यह फील आने लगता है कि इस बार वह चीज काफी पहले ही सामने आ सकती है। सिर्फ यह सोच ही उसके अंदर एक्साइटमेंट और अचीवमेंट का स्ट्रॉन्ग फील भर देती है। जैसे ही वह नीचे आता है उसे डू पहले से उसका वेट करता हुआ मिल जाता है। वह काफी पंप्ड लगता है और बताता है कि एमसी की एडवाइस सच में काम कर गई। अपेरेंटली 7 कोर क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करने के बाद दाजू अपनी स्ट्रेंथ में एक सॉलिड और नोटिसेबल बूस्ट फील कर रहा होता है। उसी मोमेंट वॉलॉक एक बात करता है। पता चलता है कि उसने भी समहाउ अपने आप 9 कोर क्रिस्टल्स निकल लिए होते हैं। हमारा हीरो राहत की सांस लेता है कि वो 99 नहीं है, वरना घंटों तक नॉन स्टॉप बाकिंग डिजास्टर झेलना पड़ता। दाजू यह सोचकर शॉक्ड रह जाता है कि वॉलॉक ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। एमसी उसे याद दिलाता है कि अपने डॉग को अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि उस फर के पीछे सीरियस टैलेंट छुपा हुआ है। फिर वह डीआईयू को आर्मर का एक सेट देता है और मेंशन करता है कि ब्रेकफास्ट के बाद वह उसे ट्रक तक साथ चलने को चाहता है। ट्रक तक पहुंचते ही वे देखते हैं कि ज़ॉम्बीज कैजुअली उसके आसपास घूम रहे होते हैं। अलार्म या कॉशियस होने के बजाय हमारा बॉय ग्रिन करता है क्योंकि फ्री सिक्योरिटी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वह कंप्लेंट करेगा। दाजू सोचता है कि सबको मार देना ज्यादा स्मार्ट रहेगा, लेकिन हीरो का प्लान होता है कि वॉलॉक उन्हें डिस्ट्रैक्ट करे और दूर ले जाए। जैसे ही वॉलॉक ये काम शुरू करता है, डीआईयू खुद को थोड़ा यूजलेस फील करता है। वह बड़बड़ाता है कि यहाँ तो एक डॉग भी उससे ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है। एमसी उसे कहता है कि खुद को डॉग से कंपेयर मत करो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डॉग कर सकता है और इंसान नहीं। दाजू उसे ऐसे देखता है जैसे उसने कोई एंशिएंट जिबरिश बोल दिया हो, जिस पर हीरो आगे एक्सप्लेन करता है कि वॉलॉक गंदगी खा सकता है और वे नहीं। वॉलॉक ये बात दूर से सुन लेता है और उसे पर्सनल अटैक जैसा लगता है। वह गंदगी नहीं खाता और इस तरह बदनाम होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उस ऑकवर्ड कॉमेडी मोमेंट के बाद हीरो ट्रक में बैठता है और रास्ता साफ करने के लिए ज़ॉम्बीज को एक एक करके रैम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऑफ सा फील होता है। उसे याद आता है कि वेयर हाउस में स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए थे और सब डेड नहीं हो सकते। इतने शोर के बीच किसी न किसी को अब तक आवाज लगानी चाहिए थी। यह हैवी साइलेंस उसे अनईजी कर देती है। वह ट्रक रोकता है और सोचता है कि शायद नीचे बेसमेंट हो और कुछ लोग वहीं छुपे हुए हो जिन्हें ऊपर का केओस सुनाई नहीं दे रहा। डीआईयू उसके साथ रहता है और दोनों स्टेयरवेल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे जाने से ठीक पहले उन्हें जमीन पर एक स्केलेटन नजर आता है। एमसी जानता है कि ज़ॉम्बीज आमतौर पर तब तक नहीं रुकते जब तक सिर्फ बोन्स न बचें, लेकिन फिर भी वे चीजों को इतनी नीटली साफ नहीं करते। इसका मतलब होता है कि उस बॉडी को किसी और ने खाया है। वह सोचता है कि यह कोई म्यूटेटेड क्रीचर हो सकता है, जैसा कोई एंट या रैट, लेकिन उसे पता होता है कि ये दोनों अक्सर ग्रुप्स में चलते हैं जो किसी भी हालत में बैड न्यूज है। तभी नीचे से स्ट्रेंज नॉइजेस आने लगते हैं। हीरो डाउ से कहता
है कि भागो, और उसी समय रैट्स का एक पूरा ग्रुप उनकी तरफ रश करता है। वॉरलॉक तेज वार्निंग बाग करता है और प्रोटेक्टिवली रैट्स के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे उनसे लड़ने को रेडी हो। हीरो उसे वार्न करता है कि रैट्स पर भौंकने के बजाय अपनी सेफ्टी पर फोकस करे, लेकिन रैट्स को ज्यादा प्रोवोक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे आंखें गड़ाकर चार्ज कर देते हैं। उनमें से एक रैट सीधा हीरो पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। डीआईयू घबराकर उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन चेक करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि और भी गंदे क्रीचर्स तेजी से स्वार्म करने लगते हैं। एमसी खुद को संभालता है और डीआईयू से कहता है कि हेजिटेट करना बंद करे और अटैक शुरू करे। दोनों अपने इलेक्ट्रिक बैटन्स निकालते हैं और फुल फोर्स से रैट्स को लेफ्ट राइट जब करने लगते हैं। हर जोल्ट एक रैट को गिरा देता है, लेकिन तभी हीरो की नजर एक अलग रैट पड़ती है। वह क्लियरली म्यूटेंट होता है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। इस chaotic वर्ल्ड में चाहे इंसान हो, जंबी हो या वाइल्ड क्रिएचर, जितना ज्यादा फाइट करता है उतना स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन म्यूटेंट्स अलग होते हैं। ये रेयर होते हैं और शॉर्ट टाइम में टेरिफाइंग स्ट्रेंथ पाने के लिए अपनी लाइफ फोर्स जला देते हैं। इस वजह से उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, लेकिन जब तक वे जिंदा रहते हैं वे एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स होते हैं। और बदकिस्मती से एमसी का सामना अभी उसी से हो जाता है। वह हल्की सी गाली बुदबुदाता है। रैट किंग मौका देखकर डाउ पर चार्ज करता है और अपने शार्प टीथ से उसके आर्मर में काटता है। डाउ प्रेशर फील करता है और समझ जाता है कि अगर एक और बाइट पड़ा तो आर्मर नहीं टिकेगा। हीरो उसे अलर्ट रहने को कहता है। वह साफ सेंस कर लेता है कि यह कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं है। रैट किंग का प्रेशर बता रहा होता है कि वह कम से कम रैंक 3 या शायद रैंक 4 का है। एमसी जानता है कि उसे जल्दी खत्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेकलेस चार्ज करने के बजाय वह कैलकुलेटेड अप्रोच लेता है। वह वॉइड स्टोरेज से मीट के कुछ चंक्स निकालता है और छोटे रैट्स को ल्योर करने के लिए दूर फेंक देता है। यह रिस्की मूव होता है, लेकिन वह इसी पर भरोसा करता है। डीप डाउन उसे पता होता है कि अगर वह कल ही रैंक 2 तक लेवल अप नहीं हुआ होता तो अब तक सब डेड मीट बन चुके होते हैं। मीनवाइल रैट किंग कॉन्फिडेंस से भरा होता है। उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक बैटन उसे कोई रियल डैमेज कर पाएगा। उसके दिमाग में प्लान क्लियर होता है, पहले डीआईयू को बाइट करेगा, फिर हीरो को। लेकिन एमसी का भरोसा बैटन पर होता ही नहीं। उसकी उम्मीद वॉइड सोर्ड पर टिकी होती है। जैसे ही वह उसे बाहर निकालता है, रैट किंग रुक जाता है और उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। हीरो उसे संभलने का मौका नहीं देता। वह आगे चार्ज करता है और कहता है कि डे ड्रीमिंग बंद करे और एस्केप के बारे में भूल जाए। एक क्लीन स्ट्राइक में वह बीस्ट को गिरा देता है और रैट किंग का कोर क्रिस्टल अपने लिए ले लेता है। इसके बाद वह उसके फ्रंट फैंक्स को ध्यान से देखता है और दाजू को बताता है कि ये काफी डिसेंट है और बाद में वेपन क्राफ्टिंग में काम आ सकते हैं। खुद में स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वह दाजू से उन्हें निकालने को कहता है। दाजू नोटिस करता है और फैंक्स निकाल लेता है। काम खत्म होते ही वे बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में डीआईयू वॉइड स्टोरेज की कैपेसिटी के बारे में पूछता है। हीरो बताता है कि यह बहुत बड़ी नहीं है, लगभग उसी जगह जितनी जहां वे खड़े हैं। वह डीआईयू से यह भी कहता है कि कभी भी किसी को उसके रिसोर्सेज के बारे में मेंशन न करे। डीआईयू प्रॉमिस करता है कि अगर कोई उसे आधा मार भी दे तब भी वह सीक्रेट नहीं बताएगा। जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकलते हैं, अचानक लाइट्स चली जाती है। एमसी समझ जाता है कि बस ब्लैकआउट हुआ है। वह फूड सप्लाईज जल्दी जल्दी गैदर करता है और वॉइड स्टोरेज में डालता है, क्योंकि इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो वापस जाना बेहतर होता है। घर पहुंचने के बाद वह एक सीरियस बात रखता है कि फिलहाल उन्हें यहीं रुकना चाहिए और स्ट्रांग बनने पर फोकस करना चाहिए। रैट किंग वाली फाइट कंफर्ट जोन से काफी बाहर थी और वह ऐसी सिचुएशन में दोबारा नहीं फंसना चाहता। उसका अंदाजा होता है कि रैंक 3 तक पहुंचने में उसे करीब 2 से 3 दिन लगेंगे। मीनवाइल वह डीआईयू से कहता है कि आराम से रहे, कुछ गेम्स खेले, 2-4 मूवीज देख ले या टाइम पास करने के लिए कुछ भी कर ले। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट वह डिसाइड करता है कि अब खाने का टाइम है। 3 दिन पलक झपकते ही निकल जाते हैं। प्लेट्स और बोल्स ऐसे स्टैक होने लगते हैं जैसे टावर बन गया हो। हमारा बॉय इस बढ़ते मेस को देखता है, फिर वॉलॉक की तरफ देखता है और सोचता है कि काश वॉलॉक सच में बर्तन धो सकता। वॉलॉक उसे ब्लैंक स्टेयर देता है और मन ही मन कहता है कि इतना जर्क बनना बंद करे। हीरो लगातार 3 दिन तक क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करता रहता है और अब वह पूरी तरह ड्रेन्ड फील करता है। फिर भी वह वॉलॉक से चेक करता है कि क्या वह रैंक 2 तक पहुंच गया है। वॉलॉक सिर हिला देता है, जिस पर एमसी ट्रेनिंग वाली एक सेइंग याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ ट्रेनिंग से ही स्ट्रांग बनता है। फिर वह वॉलॉक से कहता है कि बाहर जाए, कुछ ज़ॉम्बीज ढूंढे और उन पर अपनी लाइटनिंग स्किल यूज करे। वॉलॉक क्लियरली ऐसा नहीं करना चाहता। वह हेजिटेट करता है, लेकिन फिर भी खुद को घसीटते हुए बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, हमारा बॉय अचानक उसे वापस बुलाता है। वॉलॉक थोड़ा पर्क अप हो जाता है, यह सोचकर कि शायद हीरो को उसकी चिंता है और वह उसे केयरफुल रहने को बोलेगा। लेकिन एमसी उसे गार्बेज का एक बैग पकड़ाता है और कहता है कि जाते हुए इसे बाहर फेंक दे। वॉलॉक वहीं फ्रीज हो जाता है और समझ जाता है कि उसका मास्टर सच में एक जर्क है, जो उसे प्रॉपर डॉग की तरह भी ट्रीट नहीं करता। वॉलॉक जब धीरे धीरे दूर जाता है, हीरो उसे देखते हुए सोचता है कि वह अभी मैच्योर नहीं हुआ है। उसके हिसाब से एक रियल डॉग को क्लीनिंग आनी चाहिए, चोर्स करने चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन वॉलॉक तब तक हिलता भी नहीं जब तक उसे ऑर्डर न मिले। मीनवाइल डाओ ये सब देख रहा होता है और उसे उस बेचारे डॉग के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। इसके बाद हीरो के थॉट्स मयू की तरफ चले जाते हैं। वह उसे मिस करता है, सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें संभाल लेती थी, जो अब उसे खुद करनी पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि मायू एक 5 स्टार होटल के स्टाफ डॉर्मेट्री के पास ही रहती है। वह डिसाइड करता है कि रैंक 3 पहुंचने के बाद वह उसे ढूंढने जाएगा। लक उसके साथ होता है और ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसी रात वो ब्रेक थ्रू करके रैंक 3 तक पहुंच जाता है। जो चीज उसकी प्रीवियस लाइफ में पूरा 1 महीना ले गई थी, वह अब सिर्फ कुछ दिनों में हो जाती है। उसकी वॉइड सोर्ड की ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अब इसे दुनिया के सामने लाने का सही टाइम है। उसका प्लान होता है कि अगली मॉर्निंग वे मयू को ढूंढने निकलेंगे और रास्ते में कुछ कोर क्रिस्टल्स भी कलेक्ट कर लेंगे। मॉर्निंग आती है और वे निकल पड़ते हैं। डीआईयू होटल के स्टाफ डॉर्मेट्री तक रास्ता ढूंढ लेता है और एमसी रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से हैंडल करता जाता है। अंदर जाते वक्त कुछ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें बिना मर्सी वही ट्रीटमेंट मिलता है। करीब आधे घंटे के ज़ॉम्बी हंटिंग के बाद आखिरकार उन्हें कोई जिंदा इंसान मिल जाता है। होटल वेटर ल्यू WBO उन्हें हेल्प के लिए आवाज देता है। हमारा बॉय जेन्युइनली रिलीव्ड फील करता है, क्योंकि इतने टाइम बाद किसी को सांस लेते देखना अच्छा लगता है। वह WBO से मायू के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ एक वुमन मायू से झगड़ रही होती है।
वह चिल्लाकर कहती है कि जगह कम है और किसी न किसी को जाना पड़ेगा। तभी लीलिन नाम का एक बिजनेसमैन बीच में आता है। वह कहता है कि अगर सब लोग यहीं रहे तो बचा हुआ फूड ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और अगर मयू बात नहीं मानेगी तो उसे बाहर जाना होगा। एक और आदमी एग्री करता है और कहता है कि उसे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। वह मयू से कहता है कि कहीं और जाकर छुप जाए, जैसे यह कोई रियल ऑप्शन हो। मयू साफ समझ जाती है कि वे उसे चॉइस नहीं दे रहे बल्कि मरने के लिए बाहर भेज रहे हैं, और वही करते हैं। वे उसे बाहर फेंक देते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। वह जमीन पर गिरती है, डिजी और सांस लेने में मुश्किल के साथ। उसके सीने में टाइटनेस बैठ जाती है, लेकिन वह खुद को काम रखने की कोशिश करती है और डिसाइड करती है कि उन्हें अपने टूटे दिल की सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और वह सोचती है कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जो पैसे के बदले इन सबको खत्म कर दे तो वह एक सेकंड भी नहीं सोचेगी। ज़ॉम्बीज़ की ग्राउलिंग आवाजें पास आती जाती हैं। वह गहरी सांस लेती है और अपनी फेट एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी जब सब कुछ खत्म सा लगता है, कोई सामने आता है और जाहिर है वह हमारा हीरो होता है। वह बैली थैंक्स फुसफुसा पाती है। तभी हीरो उसे चुप रहने को कहता है और अश्योर करता है कि ज़ॉम्बीज़ से निपटने के बाद वे बात करेंगे। काफी देर तक जैसे तैसे टिके रहने के बाद वुमन और उसका ग्रुप आखिरकार होप की झलक देखते हैं जब एमसी और ड्यू आकर ज़ॉम्बीज़ को गिरा देते हैं। वे बाहर आते हैं और वुमन डाओ और हीरो के पास आकर एक ऐसी स्माइल के साथ थैंक्स करती है जो थोड़ी ज्यादा पॉलिश लगती है। उसका नाम लिन ईयर होता है। उसके एलिगेंट पोस्चर और कॉन्फिडेंट टोन को देखकर लगता है कि वह कोई सेलिब्रिटी या वैसी ही कोई बड़ी पर्सनालिटी होगी। अंदर ही अंदर वह होप कर रही होती है कि हीरो और डाजू उसे पहचान लेंगे और शायद उसके फैंस भी बन जाएंगे। लेकिन एमसी उसे एक नजर भी नहीं देता। उसका पूरा ध्यान मयू पर चला जाता है और वह चेक करता है कि वह ठीक है या नहीं। तभी मयू अचानक टूट जाती है और जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम करने लगती है। हीरो उसकी बात सुनता है और फिर कहता है कि जरूरत से ज्यादा काइंड होना कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। लिन बेशर्मी से उसे ऑफर देता है कि अगर वह उसे सेफली घर पहुंचा दे तो वह उसे अपनी कंपनी में हाई पेइंग पोजीशन देगा। ऑफर ऊपर से स्वीट लगती है, लेकिन डाओ इसे तुरंत समझ लेता है। वह उसे पंच मार देता है और कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी वेल्थ दिखाते हैं और दूसरों की काइंडनेस को पैरों तले कुचलते हैं। ये सब देख रहे डमी WBO को शौक लग जाता है कि एमसी और डाजू किसी से नहीं डरते, ना ज़ॉम्बीज से और ना ही इन्फ्लुएंशियल लोगों से। हिट खाने के बाद लिन सरप्राइजिंगली मान लेता है कि वह गलत था, लेकिन फिर भी ऑफर दोहराने की हिम्मत करता है। लेकिन हीरो बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड रहता है। उसका सिंपल रूल होता है, जो उसके या उसके लोगों के खिलाफ जाएगा उसे मौका मिलने पर वह छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी वह उन्हें मारता नहीं है, इसके बजाय वह उन्हें बांध देता है और उनकी फेट को अधर में छोड़ देता है। लिन प्रोटेस्ट करता है और उसे हार्टलेस कहता है। उसके हिसाब से यह उन्हें मारने जैसा ही है, लेकिन डाओ उसे याद दिलाता है कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मायू को ऐसे ज़ॉम्बीज के हवाले कर दिया था जैसे वह डिस्पोजेबल हो। ईयर भी घुटनों पर गिर जाती है और हीरो से भीख मांगने लगती है कि उसे छोड़ दे। जब वह भी काम नहीं करता तो वह और नीचे गिर जाती है और डेस्परेशन में खुद को ऑफर कर देती है। लेकिन एमसी डिस्गस्ट महसूस करता है और उसे दूर रहने को कहता है, फिर भी वह रुकती नहीं। तभी हीरो का पेशेंस टूट जाता है और वह उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि वह चुप हो जाए। ये मैस हैंडल होने के बाद तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले WBO उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे भी साथ ले चलें। हीरो उसे ऊपर से नीचे देखता है और पूछता है कि उसे साथ ले जाने लायक वह क्या कर सकता है। WBO कहता है कि वह कुछ भी करेगा, जिस पर एमसी उसे एक मेटल रॉड फेंकता है, स्ट्रीट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ज्वाइन करने की प्राइस ये है कि बाहर जाकर कुछ ज़ॉम्बीज को मारे। लेकिन WBO तुरंत पीछे हट जाता है। उसी मोमेंट हीरो को सब कुछ साफ दिख जाता है। उसने उसे चांस दिया था, लेकिन WBO ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। हीरो भले ही जनरस लगे जब उसने WBO को चांस दिया, लेकिन असल में उसका कभी भी उसे टीम में लेने का इरादा नहीं था। यह सब सेटल होने के बाद हीरो का ध्यान मायू की तरफ चला जाता है। वह मायू से कहता है कि किचन संभालने के लिए उसके पास कोई नहीं है और लॉजिस्टिक्स उसकी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। बर्तन घिसने और ज़ॉम्बीज तोड़ने में से उसे साफ तौर पर दूसरा वाला ज्यादा पसंद है, इसलिए वह कुकिंग की जिम्मेदारी उसे ऑफर करता है। डील को स्वीट करने के लिए वह उसकी सेफ्टी अश्योर करता है और प्रॉमिस करता है कि वह उसके साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करेगा। यह सच में थोड़ा बोल्ड होता है, लेकिन मायू पूरे स्माइल के साथ हाँ कह देती है। फिर वह उसे टीम में वेलकम करता है और डिसाइड करता है कि घर पहुंचने पर सेलिब्रेशन फीस्ट होगी, लेकिन जाहिर है कुक वही करेगी। घर पहुंचने के बाद एमसी उसे अपनी और डीयू की पावर्स के बारे में ब्रीफ देता है और उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है। मायू बताती है कि कुछ दिन पहले उसे तेज स्प्लिटिंग हेडेक हुआ था, लेकिन वह अपनी एबिलिटी समझ नहीं पाई क्योंकि वह बहुत भूखी थी और फोकस नहीं कर पाई। हीरो उसे एनकरेज करता है कि वह फील करके देखे और सच में उसकी हथेली पर एक छोटी सी फ्लेम जल उठती है। एमसी ग्रिन करता है। किचन में एक फायर यूजर होने से वह कन्विंस्ड हो जाता है कि फ्यूचर में उसके मील्स नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, और सच में ऐसा ही होता है। कुछ घंटों बाद मायू एक ऐसा फीस तैयार करती है कि हमारा बॉय और डू दोनों प्रैक्टिकली ड्रूल करने लगते हैं। खाना खत्म करने के बाद एमसी देखता है कि मायू टेबल साफ कर रही है और वह वही खड़ा सोचता है कि फाइनली अब उसे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन पहले उसे उसका रूम दिखाना होता है। वह उसे एक फोन और चार्जर भी देता है और सेटल होने को कहता है। फिर वह शेयर करता है कि अगले कुछ दिन वे लो रहेंगे, सिर्फ पावर अप पर फोकस करेंगे और अपग्रेड करने का मेथड वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। दिन गुजरते हैं और जल्द ही हीरो रैंक 3 तक लेवल अप कर लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि अब फिर बाहर निकलने का टाइम है, इस बार एक स्पेसिफिक मिशन के साथ, और मिशन होता है ज्यादा कोर क्रिस्टल्स गदर करना और सिस्टर्स माइली और मिलिए को ट्रैक करना। उसे लगता है कि उन्होंने बाहर का केओस टेस्ट कर लिया होगा और भले ही अभी रेस्क्यू करने का सही मोमेंट नहीं है, वह चीजों पर नजर रखना चाहता है। उसे पता है कि वे सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं है बल्कि पावर हाउसेस है और वह चाहता है कि वे उसके साइड में आए। कुछ देर बाद हीरो मायू को फर्मली कहता है कि किसी भी हालत में किसी के लिए डोर न खोले। वह और डाउ क्रिस्टल्स कलेक्ट करने जा रहे हैं और वह चाहता है कि उनके जाने के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो। दोनों एरिया में मूव करते हुए रास्ते के ज़ॉम्बीज क्लियर करते हैं। डाउ करीब 500 कोर क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लेता है। हीरो को लगता है कि फिलहाल के लिए ये काफी है। इसके बाद वह डाजू से ट्रक की तरफ वापस जाने को कहता है और खुद वॉरलॉक को साथ लेकर स्ट्रे ज़ॉम्बीज डील करने निकलता है। ज्यादा देर नहीं लगती और एमसी खुद को उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पाता है जहां सिस्टर्स रहती है। वह ऊपर एक नजर डालता है और फिर वॉरलॉक से कहता है कि चेक करे क्या सिस्टर्स अंदर है, लेकिन वॉरलॉक के अलग ही प्लान्स होते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बजाय वह
ग्रास की तरफ दौड़ पड़ता है और हीरो को इग्नोर करके एक बेचारी कैट के पीछे लग जाता है। हीरो कैट को देखता है और उसे इंस्टेंटली बुरा लगने लगता है। वह जल्दी से वॉलॉक को रोकता है, इससे पहले की बात बिगड़ जाए। वॉलॉक को डांटते हुए तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो उसकी अपनी नहीं होती। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि कैट टेलीपैथी के जरिए उससे बात कर रही है। ये सुनना ही उसके लिए काफी होता है ये डिसाइड करने के लिए कि वह इस कैट को घर जरूर ले जाएगा। वह कैट को वॉलॉक से अलग करता है और डॉग को रफ होने के लिए डांटता रहता है। उस अजीब मेंटल कनेक्शन के जरिए कैट उसे बताती है कि उसने वॉलॉक को प्रोवोक नहीं किया था, बल्कि डॉग ने बिना वजह उसे काट लिया। हीरो पूरी तरह अग्री करता है कि वॉलॉक सच में बैड डॉग है। तभी कैट हवा सूंघती है और ड्राइड फिश के बारे में कुछ बोलती है। हीरो सोचता है कि कैट को यह कैसे पता चला, लेकिन फिर श्रग कर देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह वैसे भी उसे पेट बनाने वाला है और थोड़ा सा खिलाने से कोई नुकसान नहीं है। जैसे ही वह फूड ऑफर करने वाला होता है तभी ऊपर से एक आवाज आती है। बालकनी से एक लड़की चिल्लाती है कि उसकी कैट को छोड़ दे। हीरो ऊपर देखता है और रियलाइज करता है कि वह मिली है। कैट का नाम राइस होता है। यह सुनकर वह थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसकी पास्ट लाइफ में उसने कभी इस कैट के बारे में कुछ नहीं सुना था और सिस्टर्स ने भी कभी मेंशन नहीं किया था। लेकिन मिली को इससे कोई मतलब नहीं होता। उसे बस अपनी कैट वापस चाहिए होती है और वह पोलाइट भी नहीं होती। हीरो वहीं खड़ा रहता है। तभी मिली ऑनर नीचे आती है और राइस को उसकी आर्म से झट से खींच लेती है। हीरो आसानी से गेस कर लेता है कि मेलिंग इस वक्त घर पर नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो वह अपनी छोटी बहन को ऐसे अकेले बाहर नहीं आने देती। मिली उसे क्विक गुड बाय देती है और अंदर जाने लगती है, लेकिन राइस के अलग ही प्लान्स होते हैं। वह उसकी आर्म से फिसल जाता है और फिर से एमसी के ऊपर कूद पड़ता है, क्योंकि उसे अभी भी उस ड्राइड फिश की स्मेल आ रही होती है। वह हीरो से चिपक जाता है और तब तक जाने को तैयार नहीं होता जब तक उसे उसका फेवरेट स्नैक न मिल जाए। हीरो ये सब देखता है और उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि शायद ये मिली को अपने ग्रुप में लाने का अच्छा मौका है। वह सजेस्ट करता है कि राइस को पास के सुपरमार्केट ले चलते हैं जहां ड्राइड फिश मिलती है। वह मिली को प्रपोज करता है कि वे दोनों मिलकर रिसोर्सेज ढूंढे। राइस मिली को ड्रामेटिक लुक्स और जेस्चर्स देता है ताकि वह हीरो पर भरोसा करे, लेकिन मिली हेजिटेट करती है क्योंकि वह अभी गार्ड डाउन करने के लिए रेडी नहीं होती। तभी राइस एक स्टंट करता है और पूरी तरह उसका साइड छोड़कर एएमसी के साथ खड़ा हो जाता है। वह मिली से कहता है कि वह घर पर ही रहे और वह हीरो के साथ जाकर खाना लाएगा। यह एक्ट सीधे निशाने पर लगता है। मिली आखिरकार मान जाती है और साथ आने के लिए अग्री कर लेती है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले वह जल्दी से अंदर जाकर कुछ लेने जाती है। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह हाउस होल्ड आइटम से लैस होकर बाहर आती है, जैसे वह सप्लाई रन नहीं बल्कि बैटल पर जा रही हो। हीरो उसे ड्यू और वॉरलॉक से इंट्रोड्यूस करता है। वॉरलॉक की लाइटनिंग बेस्ड एबिलिटी सुनकर मिली की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। अभी तक उसे लगता था कि उसकी कैट ही स्पेशल पावर्स वाली यूनिक है। इसके बाद एमसी खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करता है और अपनी एबिलिटी का मेंशन करता है। फिर सवाल मिली की तरफ घुमा देता है। मिली पहले राइस की एबिलिटीज एक्सप्लेन करती है, फिर बताती है कि उसकी ओन एबिलिटी प्रीस्ट जैसी है, जो सपोर्ट, हीलिंग और दूसरों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। बीच कॉन्वर्सेशन में ही राइस सडनली टेंस हो जाती है और वार्न करती है कि ज़ॉम्बीज तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। हीरो और डाजू तुरंत पोजीशन ले लेते हैं, फाइट के लिए रेडी। मिली भी आगे बढ़ती है और अपनी एबिलिटी से उनकी स्ट्रेंथ बूस्ट करती है। हीरो इंस्टेंटली डिफरेंस फील करता है। भले ही वह हाई रैंक न हो, लेकिन इफेक्ट इंप्रेसिव होता है। फिर भी वह मिली को पीछे हटने को कहता है क्योंकि उसे उसकी सेफ्टी की चिंता होती है। लेकिन मिली शेल्टर्ड नहीं रहना चाहती, वह फाइट करना चाहती है। उसे पता है कि सूनर और लेटर उसे रियल कॉम्बैट फेस करना पड़ेगा और वह बाद में अनप्रिपेयर्ड रहने से अच्छा अभी सीख लेना चाहती है। एमसी मिली को पूरी तरह समझ लेता है। बाहर से वह डेलिकेट लगती है, लेकिन अंदर से उसके पास एक क्वाइट स्ट्रेंथ होती है, कुछ सॉलिड जिसने उसे अब तक टिकाए रखा है। प्रॉब्लम सिर्फ उसका वेपन होता है, जो एक सिंपल रोलिंग पिन होता है, और एमसी को लगता है कि अब यह काफी नहीं है।